अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सबके। आई होप मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी और वी आर स्टार्टिंग द सेशन नाउ। और बिल्कुल जी, आई प्लीज़ कमेंट करते हैं अगर आवाज़ आ रही है आपको। तो थैंक यू सो मच जी, सबका बहुत शुक्रिया आने का इस टाइम का। और जो आज हमारा सेशन वो न्यूजीलैंड के बारे में है और और हमारे गेस्ट हैं इस वक्त डॉक्टर वकार कुरैशी, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उन्हें लाइव करना चाहूँगा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, ठीक ठाक? अल्लाह करम है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, really good. It's afternoon here, 4 p.m. and 9:06 this morning in Pakistan. तो उम्मीद है कि कुछ लोग जाग रहे होंगे सुनने के लिए। बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया आपका पहले तो फॉर दिस सेशन, और ये आई होप के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त हम लोग सुन रहे हैं उन्हें इंतज़ार है कि व्हाट अबाउट द न्यूजीलैंड है क्या। ऑब्वियसली सारे लोग ज़्यादातर देख रहे होते हैं जी कनाडा, यूएस, लेकिन ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आर वन ऑफ द बिग डेस्टिनेशंस एज वेल। पहले सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा एंड टू स्टार्ट फॉर्मली हम इसको स्टार्ट कर देंगे, और फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स जो होंगे वो हम देंगे। तो बिल्कुल जी, हमारे साथ हम दोनों ही वकार हैं, लेकिन वो वकार कुरैशी हैं और मैं वकार बेग हूँ। तो जो डॉक्टर वकार कुरैशी हैं, ही इज़ द जनरल मैनेजर एसेट मैनेजमेंट एट वेलिंगटन इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल जो कैपिटल है न्यूजीलैंड का वेलिंगटन इलेक्ट्रिसिटी, दिसंबर 2022 से। और इससे पहले ही सर्व्ड एज जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क और होराइजन नेटवर्क्स, और जनरल मैनेजर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट होराइजन एनर्जी ग्रुप इन न्यूजीलैंड। और very vast experience, very vast 17 years experience across electricity and energy sector. Or he's one of the experienced professionals on our, in the life cycle here। और चार्टर्ड इंजीनियर हैं इसके अलावा, और इंजीनियरिंग जो मेंबर ऑफ इंजीनियरिंग न्यूजीलैंड है सिंस 2017, और सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी हैं विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सिंस 2015। इसके अलावा इन्होंने मास्टर्स और पीएचडी जी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड से की, और एनईडी के ग्रेजुएट। और इसके अलावा बहुत सारी के मेंबर हैं आई फॉर जी वेरी लॉन्ग। और तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और बिल्कुल आपकी पोस्ट भी अभी कुछ दिन पहले स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा देख रहे थे अबाउट न्यूजीलैंड के पीएचडी पोजीशंस के बारे में। एंड आई होप कि आज के सेशन के बाद दे विल गेट टू अंडरस्टैंड खास तौर पे न्यूजीलैंड के अंदर क्या क्या सब ऑप्शंस हैं। यूजर्स बता रहे हैं आपकी साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक माइक में डिस्टॉर्शन है। अभी बेहतर है। हेलो, अभी भी है। आई थिंक ये शायद हेडसेट का कोई इशू है। हेलो जी, अभी अभी बेहतर आ रही है। आवाज़ तो आ रही है लेकिन इसमें डिस्टॉर्शन बहुत है। मेरे ख्याल में शायद यूजर्स को भी यही जो फेसबुक पे जस्ट लोग देख रहे हैं उनको भी शायद यही सेम प्रॉब्लम आ रही है साउंड में। मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड। आई थिंक मुझे माइक की सेटिंग नहीं नजर आ रही। लेट मी सी। नहीं, ये हेडसेट का इशू लग रहा है मुझे। अब बेहतर है।
अब आई थिंक थोड़ी सी बेहतर हुई होगी। हाँ, अब सही है। अब कहीं इको तो नहीं कर रही? नहीं, अब बेहतर हो गई है। अच्छा, हाँ, चलें बेहतर है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में हम दोबारा थोड़ा-सा कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। अगर अब साउंड बेहतर आ रही है प्लीज़ बताइएगा। कमेंट करके बता दें, अगर अभी कुछ बेहतरी आई है तो। असल में ये जब लाइव चलता है थोड़ा-सा डिले से अनाउंस होता है, तो शायद इस वजह से थोड़ा-सा लेट कमेंट आएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन साउंड में डिस्टॉर्शन मौजूद है। सेम करती है, अभी मुझे दोबारा से वैसी ही साउंड आ रही है। आपके 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 एंड पे कोई फैन वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ तो ऑपरेट नहीं कर रही आपके आसपास? अच्छा, ये मेरी साउंड कैसी आ रही है आपको? बेहतर आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ, आपकी साउंड में इशू आ रहा है। ये यूज़र्स को सेम अब जो है ना वो अब बेहतर हुई है, मैंने माइक चेंज किया है, मैंने लोकल कर लिया है। बीच में 1 सेकंड के लिए हुई थी। नहीं आ रही। जी, मेरा मेरा माइक क्लियर बता रहे हैं लोग। आपकी साइड पे है कोई माइक का इशू। हेलो जी, अब माइक 3-4 हैं चेंज किए हैं, आप हाँ, देखें। अब ज़बरदस्त हो गई है। अब ऐसी लग रही है स्टूडियो में आवाज़ आ रही है। अच्छा। फाइनली। हाँ, अच्छा, चलें जी। ये टेक्निकल चीज़ें थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, अब अब आई होप कि ज़बरदस्त ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है। अब नाउ यू कैन स्टार्ट अगेन, लेट्स ट्राई अच्छा, अगेन। अच्छा, अच्छा। चलें जी, शुक्र है कुछ टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़ थी तो क्लियर हुई हैं। तो आई होप जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि अब बेहतर आ रही होगी आवाज़। जी, जी, बिल्कुल हेडफ़ोन्स मेरे उतरे हुए हैं, अब वो वैसे ही कानों पे लगे हुए हैं। मेरे ख़्याल में अब एरे सिर्फ़ सुनने के लिए माइक लैपटॉप का यूज़ हो रहा है। तो थैंक यू सो मच जी, डॉक्टर वक़ार कुरैशी हमारे साथ लाइव हैं, जो आज हमें न्यूज़ीलैंड के बारे में बड़ा डिटेल्ड ओवरव्यू और आपके क्वेश्चन्स के आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, हमने प्रोफ़ाइल भी कुछ अर्सा पहले इनका आपसे शेयर किया था। ही इज़ वन ऑफ द वेरी अकम्प्लिश्ड पाकिस्तानीज़ जो कि आई नो इन द वर्ल्ड, जो कि इस एक बड़ी बेहतरीन पोज़ीशन पे इस वक़्त काम कर रहे हैं। एंड वी फील वेरी प्राउड ऑफ दैट कि इस वक़्त डॉक्टर वक़ार कुरैशी जनरल मैनेजर हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, जो कि वेलिंगटन इलेक्ट्रिसिटी जो कि कैपिटल है न्यूज़ीलैंड का। रिसेंटली ही जॉइन्ड एज़ जनरल मैनेजर। इससे पहले ही वाज़ वर्किंग एज़ जीएम इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क फॉर होराइज़न नेटवर्क्स, और इसके अलावा आईटी में भी जनरल मैनेजर के तौर पे काम करते रहे हैं फॉर द होराइज़न एनर्जी ग्रुप। और he has a very vast experience for the power and energy sector, 17 years of experience. But still, I think that his position at this point shows that he reached at a very young age at this position. So really, I appreciate कि I know few Pakistanis, he's one of them जो माशाल्लाह इतनी अच्छी पोजीशन पर है, और he's working a lot, he's helping a lot in New Zealand since long about वेरी कैरियर पाथवेज जो कि लोग अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर गोइंग टू न्यूजीलैंड, एजुकेशन, जॉब्स एंड हेल्पिंग। आई नो ही इज़ हेल्पिंग लाइक हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानीज जो कि न्यूजीलैंड जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं और वहाँ जॉब हासिल कर चुके हैं या एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और और एट लास्ट ही इज़ गेटिंग सम टाइम कि वो थोड़ा-सा इस बारे में और ज़्यादा गाइड कर सकें। ही इज़ ऑलरेडी गिविंग द टाइम जो कि लोगों को वहाँ सेटलमेंट के लिए, बट ही इज़ नो
गिविंग यू द आइडिया कि आप लोग कैसे वहाँ न्यूजीलैंड जा सकते हैं, और फॉर द एजुकेशन और फॉर सेटलमेंट। पर्सनल प्रोफाइल जी, ये हिज़ा और चार्टर्ड इंजीनियर और न्यूजीलैंड जो इंजीनियरिंग है उसके मेंबर भी हैं, और सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी हैं। मास्टर्स और पीएचडी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड से इन्होंने हासिल की, और एनईडीएन है ये। और इसके अलावा ही इज़ मेंबर ऑफ मैनी प्रोफेशनल सोसाइटीज़ for since long time, जैसे कि IEEE PES, और I think he can tell more about himself during the way, और आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं obviously। तो थैंक यू सो मच वकार भाई फॉर द टाइम। और आई नो इस अर्ली मॉर्निंग पर संडे के रोज़ हमारी ज़्यादातर जो लोग हैं वो सुबह के टाइम उठे होते हैं या रात को लेट नाइट आपके आई थिंक काफ़ी फ़र्क डल जाना था टाइम का, तो वी थॉट दैट वी शुड टेक यू लाइव इन द मॉर्निंग, सो प्लीज़ कैरी ऑन। जी, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो बहुत शुक्रिया इतने अच्छे और अल्फाज में मेरा इंट्रोडक्शन कराने के लिए। और दूसरा ये कि सुबह के हवाले से मैं बिफोर आई जंप इनटू माय ओन इंट्रोडक्शन और माय सेल्फ, आई थिंक आपने टाइम बड़ा अच्छा रखा है। ये जो सुबह 8 बजे का है कि वो कहते हैं ना अर्ली बर्ड गेट्स द फीस्ट, तो जो सुबह उठेगा उसी को जो है वो ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वक्ती तौर पर। और हम देख सकते हैं ऐसे खासे लोग हैं जो सुन रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल। इतने लोग को भी अगर वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है आपके तवज्जुह से और इस ग्रुप के तवज्जुह से, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि आई थिंक आई मस्ट एडमायर योर कमिटमेंट एंड पैशन, जो इतने अरसे दराज से और इतने सालों से आप इस मिशन को लेके चल रहे हैं। मुझे याद है हमारी 2009-10 की कन्वर्सेशन लॉन्ग टाइम अगो, जब ये स्कॉलरशिप नेटवर्क वगैरह का सारा सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया था। तो सिंस देन यू हैव नेवर स्टॉप फॉर अ डे, और आप इसको जो है जहाँ लेके गए हैं और जितना फ़ायदा हुआ है लोगों को इस पूरे प्रोजेक्ट से और इस पूरे जो है इनिशिएटिव से, तो मेरे ख़्याल में इसको मेज़र करना मुश्किल है। और अभी भी इट इज़ स्टिल कंटिन्यू टू सर्व। हज़ारों लोग हैं जो बेनिफिट करते हैं इस ग्रुप से, और इसका फ़ायदा होता है। तो और जैसा कि आपको पता है हमारी जो इनिशियल कन्वर्सेशन हुई थी कि देयर इज़ नो यू नो hidden or benefit which you are trying to achieve out of this, or which I am trying to achieve out of this। और जो लोग एडमिनिस्टर करते हैं इस ग्रुप को या वॉलंटियर करते हैं, वो लोग भी एज अ कॉज इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ रियली सक्सेसफुल मॉडल, एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू, and most of the credit goes to your commitment and effort along with all the people who contribute to the group। अब आ जाते हैं थोड़ा सा मेरी तरफ। तो बहुत शुक्रिया मेरे तारुफ का, और मैं कोशिश करूँगा आज उर्दू में बात करूँ, इंग्लिश में ना करूँ, क्योंकि आज हमारी ऑडियंस जो है वो मेरे ख्याल में थोड़ा कंफर्टेबल होगी उर्दू में बात करने में और सुनने में। अ, आपने मेरे बारे में जो बताया, दैट्स यू नो काइंड ऑफ यू। न्यूजीलैंड में मैंने 2008 में मास्टर्स किया था, और उसके बाद पीएचडी न्यूजीलैंड से ही की थी। और तकरीबन पीएचडी को भी मेरे तकरीबन 10-11 साल हो गए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शोबे में पीएचडी की थी, जैसे कि आपका भी सेम एरिया है। और उस वक्त पैशन ये था कि एनर्जी सेक्टर के अंदर काम करना है। तो और वो काम अभी तक जारी है, लेकिन ज़ाहिर है उसकी शक्ल और शेप बदल गई है। अब जो है वो रेजिलियंस, क्लाइमेट चेंज और दूसरी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो आ रही हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन और डिकार्बनाइजेशन, जैसे कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं और बहुत सारी सोर्सेज आ रही हैं, तो उससे चेंज एक आया है बहुत बड़ा। तो वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन उसी एरिया में काम करते करते एक सोशल जो एक एस्पेक्ट है वो हमेशा से यहाँ पे मैंने मेंटेन किया है, जिसमें लोगों को जो है बेसिकली असिस्ट करना कि न्यूजीलैंड इज़ अ गुड डेस्टिनेशन। और जो लोग यहाँ आ रहे होते हैं उनको यहाँ पर बेसिकली मेक श्योर करना कि दे आर टेकन केयर ऑफ। तो उनके वहाँ से निकलने से लेकर यहाँ पहुँचने, और ख़ास तौर पे फिर यहाँ जॉब्स वगैरह के और सेटलमेंट के जो प्रोसेसेस हैं उसमें जितनी हो सके मदद मतलब करने की कोशिश करते हैं। तो उसी हवाले से ये एक आपकी तरफ से अच्छा प्रपोजल था कि हम इसके ऊपर बात करें। काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो आज कोशिश करेंगे कि हम
मतलब वो कुछ चीज़ों को कवर करें। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कवर तो नहीं कर पाएँगे, लेकिन बट एट लीस्ट ये कि जो हम चंद एक एस्पेक्ट्स को टच अप कर लेंगे, लोगों को इतना एक आइडिया दे दें कि वो फर्दर इसको अपने आप खुद एक्सप्लोर कर सकें। और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे ताकि लोग जो है वो जाके उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए फर्दर जो है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, और अगर फर्दर उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उनको बाद में टेक अप कर लेंगे। तो that's all I think I would say at the start before we get into the details of the session. I've got a slide pack. मेरे पास 15-16 स्लाइड्स हैं जो मैं मतलब बात करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा सवालात से पहले, ताकि एक आइडिया हो जाए। बहुत सारी चीज़ें उसी में कवर हो जाएँगी। फिर हम जो स्पेसिफिक बिल्कुल जी, क्वेश्चन बिल्कुल ये स्लाइड्स बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, थोड़ा-सा कीप ऑन फॉर्मल के लिए, वरना बंदा भूल भी जाता है कोई चीज़, बट दैट्स वेरी ग्रेट। और बिल्कुल जी, हम प्रोफ़ाइल साथ-साथ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल आप पोस्ट करते रहें, हम साथ-साथ टिकर पे आपको नज़र आ रहा होगा प्रोफ़ाइल कुछ पूछ रहे थे प्रोफ़ाइल का। तो बिल्कुल जी, सॉरी टू कट यू इन द मिडल, तो बिल्कुल जी आप स्टार्ट करें। जी, तो ये एक छोटा-सा एक स्लाइड पैक है, जैसे कि ये देखा होगा आप लोगों ने पोस्टर डॉक्टर साहब ने शेयर किया था। तो अ, बहुत ही ब्रीफ रखा है मैंने इसको, और लेकिन मैं बिफोर आई स्टार्ट मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि देखें ये इमिग्रेशन का और माइग्रेशन का जो मैटर होता है, इसके लिए लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र रिक्वायर्ड होता है। तो ये सेशन जो है हमें हरगिज़ भी इमिग्रेशन एडवाइस नहीं है या लीगल एडवाइस नहीं है, या किसी के कोई भी इसको किसी तरह से भी इसको उस तरह से ना ले। इसमें हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है और वेबसाइट्स हैं या जो-जो सोर्सेज़ हैं, उनसे वो कलेक्ट की गई है और प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपने स्पेसिफिक अपने हवाले से कोई सवालात हैं, आपके अपने पर्सनल कोई केस के हवाले से कोई एस्पेक्ट्स हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन की हद तक है वो हम बता देंगे यहाँ पर, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक एडवाइस चाहिए तो उसके लिए आप प्लीज़ एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र या फिर कोई लॉयर एंगेज कीजिएगा। तो ये कन्वर्सेशन एडवाइस के तौर पे मत लीजिएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है, मैं सोचा बताता चलूँ। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसको बहुत ब्रीफ और सिंपल रखा है मैंने। न्यूज़ीलैंड में जो पाथवेज़ हैं वो क्या-क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो आपके पास पाथवे है वो तो जो मैं ज़्यादातर लोगों को रिकमेंड करता हूँ या सजेस्ट करता हूँ, वो है स्टडी पाथवे। और न्यूज़ीलैंड गवर्नमेंट का भी ये प्रेफर्ड पाथवे है। ज़्यादातर कंट्रीज़ में यही प्रेफर्ड पाथवे होता है। चाहे आप यूके जाएँ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड। वो चाहते हैं कि आप एज़ अ स्टूडेंट आएँ, यहाँ पर पढ़ें, कल्चर को समझें, चीज़ों को देखें, और थोड़ा-सा जब आप इंटीग्रेट हों, एडजस्ट हों, फिर आप उसके बाद जो है यहाँ जॉब ढूँढें, सेटल हो जाएँ। तो न्यूज़ीलैंड का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा नहीं रखते, लेकिन दे आर कॉल्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स या प्राइवेट टर्शियरी एस्टेब्लिशमेंट्स कहलाती हैं वो। तो उनको जो है आप अप्रोच कर सकते हैं, स्टडी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैंने अभी आप लोगों के लिए इसको सिंपल रखने के लिए ये किया है कि एक टेबल बनाया है, उसमें तमाम जो मेजर ऑप्शंस हैं आपके पास, उनको समराइज़ करने की कोशिश की है। तो वो एक टेबल काफ़ी है स्टडी ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए, बट लेकिन याद रखिएगा ये एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये एग्ज़ैक्ट नहीं है, बट इट्स अ बॉल पार्क इन्फॉर्मेशन। आपको ये रफ एक एस्टिमेट दे देगा आपको कि क्या-क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या नहीं है। तो वो इस टेबल में आप देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि इसको मैंने बेसिकली प्रोग्राम वाइज़ डिवाइड किया है। फीस की रेंज क्या है, और अगर आप उस स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं तो वर्क राइट्स क्या होंगे, आपके पार्टनर को वर्क अलाउ होगा या नहीं होगा उस वीज़े पे। ड्यूरिंग द स्टडी अगर आपको वर्क अलाउ होगा तो आप अंदाज़न कितना कमा सकते हैं रफली, हाई लेवल। स्टडी करने करने के बाद आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, अगर मिलेगा तो उसकी जो है मुद्दत कितनी होगी, और स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस स्टडी में या नहीं। तो ये इस तरीके से तमाम इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादातर सवालात हमें मसूल होते हैं ग्रुप के ऊपर या पर्सनल मैसेजेस के अंदर, वो ये तमाम वो हैं, और जो लोग पूछना चाहते हैं तो उसको हम कवर कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर पीएचडी का जो ऑप्शन है वो न्यूजीलैंड में 3 से 5 साल का है, यानी कि मिनिमम आपको 3 ईयर की इनरोलमेंट एक होती है। 3 साल में आपको कम से कम कंप्लीट करना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 5, और मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है वो 6-7 साल तक भी जा सकती है। और
जो यहाँ की पीएचडी की जो फीस है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था कुछ अर्से पहले, आई थिंक अबाउट ऑलमोस्ट 15 17 और 20 ईयर्स अगो, जिसमें उन्होंने जो पीएचडी के जो फीस है उसको डोमेस्टिक फीस जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कहा था कि वो डोमेस्टिक फीस ही पे करेंगे। और वो अभी भी वो जो रेगुलेशन है वो कायम है और वो मौजूद है। लेकिन अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं तो आप उतनी ही फीस पे करते हैं पीएचडी करने के लिए साल की, जितनी जो है एक यहाँ का लोकल डोमेस्टिक स्टूडेंट पे करता है। उसके साथ आपको पीएचडी में पहले जो है वो पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता था, अभी कुछ साल पहले इन्होंने चेंजेस किए हैं कि आपको वो फुल टाइम वर्क अलाउ करते हैं। और आप न्यूजीलैंड में अगर पीएचडी स्टूडेंट आते हैं तो आपके पास एक फुल वर्क वीज़ा भी होता है उसके साथ, पीएचडी स्टडी स्टूडेंट वीज़ा के साथ। और ना सिर्फ आपके पास फुल वर्क वीज़ा होता है, बल्कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, उनके पास भी फुल वर्क वीज़ा होता है। यानी कि आप ना सिर्फ जो है वो 10-15,000 डॉलर फीस भर के पीएचडी स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हैं, बल्कि आप दोनों वर्क वीज़े पे आ सकते हैं और दोनों काम कर सकते हैं। और अगर एक फुल टाइम स्टडी कर रहा है या पार्ट टाइम स्टडी और पार्ट टाइम वर्क कर रहा है तो दूसरा फुल टाइम वर्क कर सकता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती, और न्यूजीलैंड के वो पीएचडी ऑप्शन को, सेल्फ फंडेड ऑप्शन को आराम से इग्नोर कर देते हैं। अ, अगर और जिन लोगों को भी ये बात मैंने पर्सनली समझाई है तो वो ज़्यादातर लोग पीएचडी स्टूडेंट आने के तौर पर इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इसके अलावा अर्निंग पोटेंशियल होता है, ये इसमें पीएचडी में ज़्यादा होता है। मैंने कम इसलिए लिखा है कि अगर आप यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आते हैं और स्कॉलरशिप पर आते हैं तो स्कॉलरशिप आपको अलाउ नहीं करती फुल टाइम वर्क। इमिग्रेशन तो आपको अलाउ करती है फुल टाइम वर्क, लेकिन स्कॉलरशिप आपको फिर लिमिट करती है कि क्योंकि आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो वो फिर चाहते हैं कि आप फुल टाइम के बजाय सिर्फ पार्ट टाइम वर्क करें। लेकिन अगर आप एज अ फुल टाइम स्टूडेंट आते हैं और सेल्फ फंडेड आते हैं तो फिर आप जितना चाहे काम कर सकते हैं, आप पढ़ा भी सकते हैं, आप इंडस्ट्री में जॉब भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद पीएचडी कंप्लीट होने के बाद भी आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्रोपोज़िशन है। इसमें स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जो मैं अगली स्लाइड में दिखाऊँगा आपको कौन-कौन सी उस चीज़ में कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। ज़्यादातर जो है वो डॉक्टर स्कॉलरशिप्स हैं, वो अवेलेबल हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद है जी मास्टर्स का प्रोग्राम। मास्टर्स का बड़ा सवाल करते हैं लोग कि जी मास्टर्स की फुली फंडेड स्कॉलरशिप बता दें। तो ये देखें जी, न्यूजीलैंड में मास्टर्स की कोई स्कॉलरशिप एज़ सच नहीं है। बहुत इक्का-दुक्का कोई हैं तो वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होती हैं और उसके बड़ा स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। ज़्यादातर उसमें पाकिस्तानी फिट नहीं होते। मास्टर्स की जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। 45,000 से 45,000 से 55,000 न्यूज़ीलैंड डॉलर। अगर आज के डॉलर के रेट के हिसाब से आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो मेरे ख़्याल में कोई 75-80 लाख रुपए पाकिस्तानी बन जाएँगे, जो कि फ़ीस है खाली। और इसमें आपके पास एक होता है मास्टर बाय कोर्स वर्क और दूसरा होता है मास्टर बाय थीसिस। मास्टर बाय थीसिस में आपको जो है वो फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, मास्टर बाय कोर्स वर्क में आपको पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है। इसीलिए मैंने जो है वो फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ऑप्शन वर्क के दिखाएँ आपको। पार्टनर को वर्क इसमें अलाउ होता है मोस्ट केसेस के अंदर। अर्निंग पोटेंशियल ये है कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं तो ये इतना ही मैं इसको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मास्टर के साथ फुल टाइम वर्क करना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप पार्ट टाइम वर्क शायद कर लें, ऑल्दो कि आपका वीज़ा आपको अलाउ करे। थीसिस वाले केस में हो सकता है आप थोड़ा-सा एक्सटेंड कर लें, 20 घंटे के बजाय आप 25 घंटे हफ्ते के कर लें, लेकिन फुल टाइम वर्क करना मुश्किल होता है क्योंकि मास्टर्स टोटल यहाँ पे जो बाय थीसिस है वो 9 मंथ्स का होता है टोटल। साल उसको कहते हैं, लेकिन वो फरवरी में स्टार्ट होके नवंबर में खत्म हो जाता है। और जो बाय कोर्स वर्क है वो डिफरेंट है, उसमें साल के भी हैं, 2 साल के भी हैं, 2.5 साल के भी हैं। तो वो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में जो है वो कितना को किस टाइप का मास्टर्स कर रहे हैं। 3 इयर्स का आपको इसमें भी वर्क वीज़ा मिल जाता है और इसमें आपके पार्टनर को भी वर्क वीज़ा जो है वो मिल सकता है। स्कॉलरशिप बहुत मुश्किल है। बैचलर्स का प्रोग्राम है, उसके अंदर फीस 35 से 50,000 डॉलर की है सालाना, याद रखिएगा। और अगर वो 3 साल का प्रोग्राम है तो ये आपकी 1.5 लाख डॉलर तक फीस हो सकती है। तो दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। बहुत ही कम पाकिस्तानी हैं जो बैचलर्स करने अपने सेल्फ फंडेड प्रोग्राम में यहाँ पर आते हैं। और इसमें पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है वीज़ा के साथ। और ज़ाहिर है कि इसमें डिपेंड करता है कितने कोर्स के लिए आपने स्टडी किया है, कितना ड्यूरेशन है। तो पार्टनर का जो वीज़ा है वो वेरी करता है, वो बैचलर में और डिप्लोमा के केस में। और फोर्थ केस कैटेगरी भी यही सेम डिप्लोमा। डिप्लोमा में ये है कि आपके जो डिप्लोमाज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो फिर लेवल 6, 7, 5, 6, 7
उसमें आपको जो है वो किसी जो है वो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा, और या फिर किसी पीटी जो प्राइवेट टर्शियरी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसमें एडमिशन लेना होगा। उसकी फ़ीस कम होती है, लेकिन उसके अंदर फिर राइट्स भी कम होते हैं आपके पास, आपके पार्टनर के पास भी राइट्स कम होते हैं। फिर आपके पास आगे फर्दर सेटलमेंट के ऑप्शंस कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इसके अलावा पोस्ट स्टडी के वीज़ा भी मिलने का उसमें बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। एक ख़ास हद तक अगर आप 2 या 3 साल स्टडी करें, तो तब जाके आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देते हैं। न्यूज़ीलैंड गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं अभी रिसेंटली। और इसमें स्कॉलरशिप्स पार्शियली अवेलेबल होती हैं, आपको कुछ फीस माफ़ कर देते हैं, कुछ हज़ार डॉलर जो है वो इंस्टीट्यूट छोड़ देता है, 4-5 हज़ार डॉलर। जनरली ये होता है कि अगर आप खुद से अप्लाई करें तो वो फीस आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करें तो वो नॉर्मली एजेंट को कमीशन दे देते हैं, तो वो आपको उसका फ़ायदा जो डिस्काउंट होता है वो आपको नहीं मिलता, वो एजेंट को मिल जाता है। तो इसमें जो है वो इस तरीके से ये मॉडल काम करते हैं। तो ये ओवरऑल एक अच्छी समरी है। तो इस पे हम आगे बढ़ते हैं, बाकी हम इसके ऊपर फर्दर जो है वो क्वेश्चन ले लेंगे, और क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग, तो हम क्वेश्चन एंड में ले लेंगे एक साथ और उनको बारी-बारी डिस्कस कर लेंगे। तो आई विल कीप मूविंग। तो अब स्कॉलरशिप्स के हवाले से और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से मैंने बताया था, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं जी खर्चा कितना होता है रहने में? अकेले आऊँ तो क्या होगा? फैमिली के साथ आऊँ तो क्या होगा? न्यूज़ीलैंड में जो है वो देखें, ये मैंने एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये एग्ज़ैक्ट नहीं है। ये आपके लाइफ़स्टाइल पे, आपके रहन-सहन पे, आप किस तरह रहते हैं, क्या खाते हैं, गाड़ी रखते हैं, क्या करते हैं, उस पे डिपेंड करता है। लेकिन ऑन एवरेज तकरीबन एक सिंगल पर्सन का 2500 से $3000 तक एक खर्चा आ जाता है, जिसमें एक कमरा और बेसिक खाना-पीना और गुज़ारा हो जाता है। फैमिली के साथ अगर आप आते हैं, 2 बच्चे हैं आपके और आप मियाँ-बीवी हैं, तो 4000 से $5000 आपको तकरीबन साल का खर्चा हो जाएगा एक नॉर्मल लिविंग में। मतलब बहुत आप कोई लेविश या कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड लिविंग में नहीं, नॉर्मल लिविंग की बात कर रहे हैं। तो ये लेकिन ये जो एस्टिमेट्स हैं वेरी करते हैं, डिपेंड करता है आपके अपने पर्सनल कि आप किस तरह से रह रहे हैं और कितनी आप सेविंग कर रहे हैं और क्या-क्या आप कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो है वो पीएचडी की स्कॉलरशिप्स का मैंने ज़िक्र किया था। वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट देख लेते हैं, कहाँ-कहाँ डॉक्टर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। डॉक्टर स्कॉलरशिप जो पीएचडी की हैं, वो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड जो कि ऑकलैंड में है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एयूटी वो भी ऑकलैंड में है। मैसी यूनिवर्सिटी जो है वो पामेस्टन नॉर्थ में है, लेकिन इसका एक कैंपस जो है ऑकलैंड में भी है। तो आपको ऑकलैंड में का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है इसमें। और भी दूसरी जगहों के ऑप्शंस अब आने लगे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो ये मेनली हैमिल्टन में है, जो कि ऑकलैंड के करीब एक शहर है। तकरीबन घंटा सवा घंटा की ड्राइव पर। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी वेलिंगटन में है, जहाँ पे मैं इस वक़्त बैठा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी ये क्राइस्टचर्च में है, ये दूसरा आइलैंड है न्यूज़ीलैंड का, साउथ आइलैंड। आपने सुना होगा वो क्राइस्टचर्च वाला जो वाक़या हुआ था, वो क्राइस्टचर्च में ही हुआ था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी उसी के पास है। लिंकन यूनिवर्सिटी जो है वो भी क्राइस्टचर्च के करीब ही है, वो भी कैंटरबरी में ही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो है, ये फर्दर साउथ में है, साउथ आइलैंड के, और ये डनेडिन में है। तो मुख्तलिफ फ़ील्ड्स हैं, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ मुख्तलिफ फ़ील्ड्स के लिए मशहूर हैं। कुछ इंजीनियरिंग के लिए, कुछ जो है वो मैनेजमेंट के लिए, कुछ जो है वो साइंसेज़ के लिए, कुछ जो है वो मेडिसिन के लिए और डॉक्टर्स वगैरह के लिए। तो आप उसको आप रिसर्च कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, और वहाँ पे आप वहाँ की डॉक्टर स्कॉलरशिप को ट्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से अब अगर हम चलें तो स्कॉलरशिप कवर क्या करती है, आपकी जो है वो फ़ीस कवर करती है, जो कि हमने डिस्कस की थी पीएचडी की 10,000 से 15,000 पर ईयर 3 साल की फ़ीस कवर करती है। तो वो तकरीबन 45,000 आप रख लें, 40 से 45,000। आपका स्टाइपेंड कवर करती है, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स मुख्तलिफ फ़ीस देती हैं। पहले ये 20,000 होती थी, महँगाई बढ़ गई है तो अब वो बढ़ के 25,000 से लेकर $35,000 तक आपको देते हैं। तो ऑन एवरेज $30,000 तक आपको मिलते हैं साल के। अब जैसा कि मैंने वो मंथली एक्सपेंडिचर बताया था, 2,500 अगर आप रख लें महीने के, और 12 महीने आप लगा लें, तो तकरीबन वो $30,000 बनते हैं। यानी कि आपको गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से पैसे देती है कि आप एक नॉर्मल लिविंग रह लें 30 से $1,000 की स्टाइपेंड के अंदर। लेकिन ये $30,000 की स्टाइपेंड की तरह फैमिली नहीं रख सकते। ये आपके अकेले के ही पैसे खर्च हो जाएँगे, और वो किराए में और खाने-पीने में खर्च हो जाएँगे। हाँ, लेकिन आपके पास वर्क वीज़ा होता है, आप कमा सकते हैं। आपकी वाइफ़ के पास, आपके हस्बैंड के पास वर्क वीज़ा होता है, वो भी कमा सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और वो आराम से यहाँ पे आके जॉब ढूँढ लेते हैं और अपना गुज़ारा स्कॉलरशिप के साथ-साथ और भी चीज़ों से कर लेते हैं, साथ में पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब करके। हेल्थ इंश्योरेंस का मसला नहीं होता यहाँ पे, जो है वो न्यूज़ीलैंड गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है, जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी होती है, और वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है। तो उसमें आपकी जो है वो कवरेज ना सिर्फ हेल्थ की होती है, बल्कि आपकी कंटेंट की भी होती है। आपकी कोई चीज़ गुम हो जाए, चोरी हो जाए, आपका कोई नुकसान हो जाए, हादसा हो जाए,
कोई भी चीज़ हो जाए तो वो आपको सब कवर होता है, साथ में आपको फुल हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है। तो ये बड़ी इसमें बड़ा सिक्योर होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स का आना। वो ऐसा नहीं होता कि खुदा ना खास्ता किसी मसले में फँस जाएँ और बाद में मेडिकल की बिल्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें उनको बाद में प्रॉब्लम हो, तो वो यहाँ नहीं होती। बाकी इसके अलावा जो मैंने ज़िक्र किया था, पीएचडी स्कॉलर होल्डर्स को फुल टाइम वर्क जो है वो यूनिवर्सिटी या स्कॉलरशिप जो बॉडी होती है वो अलाउ नहीं करती। वैसे वीज़ा जो है उनके पास फुल टाइम का होता है। अब फर्दर जो है वो एक हमने डिस्कस करना था आज कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा क्या है? देखिए, न्यूज़ीलैंड ने जो है वो बहुत अरसे वर्क वीज़ा जो है वो बहुत ही लिमिटेड रखे हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था यहाँ पर जॉब ढूँढ के आना। अभी यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कोविड के बाद वर्कफ़ोर्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं, वर्क शॉर्टेज है, वर्कर शॉर्टेज है। तो न्यूज़ीलैंड गवर्नमेंट अब एनकरेज कर रही है कि डायरेक्ट जो स्किल शॉर्टेजेस हैं उनको डायरेक्टली रिक्रूट किया जाए बाहर से, पाकिस्तान से और दूसरे शहर मुल्कों से, वहाँ से और लोगों को एम्प्लॉयर्स को एक वीज़ा एक अलाउ किया है एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा। ये वर्क वीज़ा बहुत आसान है और आसानी से लग जाता है। 4 से 5 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम वीज़ा इशू हो जाता है और वो एम्प्लॉयर जो है वो हायर कर सकता है डायरेक्टली और लोगों को बुला सकता है। और अगर इसको हमें टाइम अलाउ होगा, थोड़ा वक़्त हमें इजाज़त देगा तो मैं आपको इसकी वेबसाइट भी दिखा दूँगा और जो इसका प्रोसेस है वो भी समझा दूँगा। बाकी ये है कि इसमें जो तरीका है वो आपके लिए कि आपने जो है इसको अवेल कैसे करना है। तो वो ये है कि यहाँ पे न्यूज़ीलैंड में आप जो है वो बेसिकली अ इनकी एक वेबसाइट है seek.co.nz और वो बेसिकली इसमें अगर हम अ, अगर आप जाएँगे तो आपको जो है वो जॉब्स वगैरह आप सर्च कर सकते हैं और उसमें अगर आपका जो भी प्रोफ़ेशन है उसके हवाले से आप जॉब ढूँढ लें। मैं आपको एक उसका छोटा-सा कोई डेमो भी दिखा दूँगा कुछ मिनट के बाद कि कैसे उसको ढूँढते हैं और वीज़ा स्पॉन्सरशिप्स वाली जॉब्स को कैसे उसमें से आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं। ग्रीन लिस्ट जो है वो एक बड़ी अहम है जिसको मेंशन करना यहाँ बड़ा ज़रूरी है। न्यूज़ीलैंड ने जो है वो पहले एक थी लॉन्ग स्किल शॉर्टेज की लिस्ट जिसमें डॉक्टर्स सॉरी इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस थे, आई थिंक डॉक्टर्स भी थे जिनको जो है वो स्किल शॉर्टेज में रखा गया है कि उनके लिए वो इमिग्रेशन वगैरह और लॉन्ग टर्म माइग्रेशन के रेजिडेंसी के पाथवेज जो है वो खुले होते थे। अभी कोविड के बाद एक नई लिस्ट आई है वो कहलाती है ग्रीन लिस्ट। अगर आपकी जॉब ग्रीन लिस्ट में है तो आपका एम्प्लॉयर आपको आंख बंद करके आसानी से हायर कर सकता है बगैर किसी सवाल जवाब के न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की तरफ से इमिग्रेशन की तरफ से और वो आपको चुप करके वीज़ा दे देंगे अगर एम्प्लॉयर आपको जॉब दे देता है। तो अब एम्प्लॉयर्स के लिए भी बड़ी आसानी है, पहले वो इसलिए नहीं देते थे जॉब बाहर से लोगों को कि वो वीज़ा नहीं मिलता था। अब अगर आपको जॉब ऑफर आ जाती है तो वीज़ा मिलना बहुत आसान है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी वो जॉब ढूँढ लेते हैं और आपको फिर वो वीज़ा भी इश्यू हो जाएगा। इसके ऊपर हम कुछ सवालात ले लेंगे, आई अंडरस्टैंड लोगे, उस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। तीसरा जो आपका जो कैटेगरी है जो बहुत पहले से चला आ रहा है और अभी भी वो खुला हुआ है, बीच में कुछ सालों के लिए बंद हो गया था कोविड के दौरान, वो है स्किल्ड माइग्रेंट्स कैटेगरी, एसएमसी कहलाती है। ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जैसे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में होता है कि आपके पॉइंट्स देखे जाते हैं, आपकी काबिलियत देखी जाती है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपकी एज देखी जाती है, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर वो आपको इनवाइट करते हैं कि आप आ जाएँ, आप सूटेबल हैं, आपको हम न्यूज़ीलैंड में रेज़िडेंस के लिए इनवाइट करते हैं। तो ये कहलाता है स्किल्ड माइग्रेंट्स कैटेगरी, एसएमसी। और इसमें जो है वो बेसिकली आपको चेक करना होता है कि आपके पॉइंट्स कितने हैं। ये पॉइंट्स बढ़ते रहते हैं, एक ज़माने में 100 पॉइंट्स होते थे तो बहुत आसान था। जिस ज़माने में मैं आया था 2008 में तो उस वक़्त 100 पॉइंट्स होते थे तो हर किसी को आराम से मिल जाती थी। फिर उन्होंने इस 100 पॉइंट्स को बढ़ा के 120 कर दिया था, फिर 120 पॉइंट्स को बढ़ा के 140 कर दिया। अभी कुछ महीने पहले तक ये 160 थे, अभी अभी रिसेंटली इन्होंने 100 बढ़ा के 180 कर दिए। अब 180 पॉइंट जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है उनको लेना और उसका पूरा एक क्राइटेरिया है, वो मैं आपको दिखाऊँगा कि इसका जो है पॉइंट्स इंडिकेटर का नीचे आप टिकर में देख सकते हैं, लिंक्स भी आ रहा होगा कि आप कहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं आपके पॉइंट्स कितने हैं। तो वो मैं आपको एक डेमो भी इसका क्विकली दे दूँगा अगर हमें ज़रूरत पड़े महसूस होगी तो। वो फिर आप चेक कर लें, अगर आपके पास पॉइंट्स पूरे होते हैं 180 तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है वो ईओआई, वो जमा करा दें इमिग्रेशन न्यूज़ीलैंड की वेबसाइट पे जाके और उसके बाद आप उस प्रोसेस के अंदर शामिल हो जाएँ। एक किसी इमिग्रेशन एडवाइज़र को ले लें, आप खुद कर सकते हैं, आप खुद करें। जिस तरीके से भी आप चाहते हैं इसको आप इसको प्रोसेस करें, इसमें टाइम लगता है, साल 2 लग सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आइल्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको अपनी क्वालिफ़िकेशंस की असेसमेंट्स करानी होती हैं,
अगर आप इंजीनियर हैं या कोई और आपका रजिस्टर्ड प्रोफेशन है, उसकी रजिस्ट्रेशन बॉडी से आपको लेटर्स लेने होते हैं, एंडोर्समेंट्स लेनी होती हैं। आपको अपने एम्प्लॉयर से जो है वो रेफरेंस एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह लेने होते हैं, उसको प्रूफ चाहिए होते हैं। तो काफ़ी कुछ इसमें कुछ इन्वॉल्व होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है ये, 6 से 8 महीने आपको तैयारी में लगते हैं और फिर साल, डेढ़ साल इसका तकरीबन प्रोसेस कंप्लीट होने में लग जाता है। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता वो इमिग्रेशन न्यूज़ीलैंड की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ सी प्रेजेंटेशन थी डॉक्टर साहब। तो मेरा ख़्याल है कि हम जो है वो बिफोर आई मूव टू द प्रेजेंटेशन मैं खाली ये बताना चाहूँगा कि अगर कुछ लोग जो मुझसे मतलब कनेक्ट होना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास, दे कैन कनेक्ट विद मी। आपके थ्रू भी आ सकते हैं, ग्रुप के थ्रू भी आ सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे। तो वो लोग जो है वो और बाद में मुझे जो स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है वो भेज सकते हैं, लेकिन हाँ प्लीज़, मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ या मैं एडवाइज़र नहीं हूँ या इमिग्रेशन लॉयर नहीं हूँ। तो उस हवाले से मैं उतनी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। अगर आप मुझे कहें कि जी मुझे पूरा एंड टू एंड प्रोसेस समझा दें, कैसे शुरू करके कहाँ तक पहुँचना है, तो वो थोड़ी मेहनत आप लोगों को खुद ही करनी होगी। और अगर कहीं आप फँस जाते हैं या कहीं अटक जाते हैं तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो आई वुड बी वेरी मच विलिंग टू आंसर और हेल्प। तो दैट्स प्रीटी मच फ्रॉम माय साइड डॉक्टर साहब। तो बाकी जी, ओवर ओवर जी, बहुत शुक्रिया वक़ार भाई आपका, दैट्स वेरी डिटेल्ड और आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बड़े कम टाइम में देने की कोशिश की है। तो मेरे ख़्याल में दिस रिक्वायर्स सेपरेट सेशन बिकॉज़ आई टेल यू बाकी लोगों ने पॉइंट्स देखे हैं बट बिलीव मी दिस पीएचडी ऑप्शन ये लोगों के लिए बड़ी न्यू थिंग है कि दे कैन कम देमसेल्व्स और वर्क कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ऑप्शन और दूसरा जो जॉब के लिए अप्लाई करना स्पेशली जो ग्रीन लिस्ट आप बता रहे हैं और इस तरह की आई थिंक दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स और बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर इसको मैक्सिमाइज़ किया जाए स्पेशली एजुकेशन इज़ ऑलवेज़ ये आप जानते हैं कि इज़ ऑलवेज़ अ गुड ऑप्शन कि बंदा चलो एक लेवल भी हाई हो जाता है एजुकेशन का और आगे जाकर वर्क वीज़ा भी अलाउड है और आई थिंक कि ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है इसके बारे में देखा जाए। मैं एक चीज़ के बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगा जो कि क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन एक क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट का हमेशा आता है, आइल्स का। ये ये थोड़ा ज़रूर वाज़िया करें। आइल्स बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल भी है, इसकी रीज़न तो एक ऑब्वियसली टैक्सेस और ये जो थोड़ा-सा इन्फ्लेशन और डॉलर की कीमत है उसके बढ़े हैं। तो व्हाट अबाउट द आइल्स कि क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं ओवरऑल? जी, बिल्कुल। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आपने सही कहा। और देखें, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है और उसमें जो प्रिफर्ड ऑप्शन है वो आइल्स का है। तो वैसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टॉफिल, पीटी और दूसरे सर्टिफिकेट्स भी एक्सेप्ट करती हैं यूनिवर्सिटीज़। तो लेकिन क्योंकि आइल्स बड़ा कॉमन है तो इसलिए आइल्स का ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं। तो देखें, न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ और जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आइल्स के अलावा भी एक्सेप्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से नहीं करते, क्योंकि वो वहाँ से करते हैं। उन्होंने कंट्रीज़ की लिस्ट दी हुई है। आप जाएंगे अगर यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पर तो वो बताते हैं कि जी आपको एग्जामेशन मिल सकती है अगर आपने इन कंट्रीज़ के अंदर से पढ़ा है। तो अगर आपने वहाँ से एजुकेशन ली है तो फिर आपका आइल्स एग्जाम्प्ट है। अगर आप फर्ज करें, अगर आपने मास्टर्स बाहर से किया हुआ है किसी ऐसी कंट्रीज से जो उस लिस्ट में मौजूद है, तो आपको जो है वो आइल्स की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका बैचलर्स और मास्टर्स पाकिस्तान से है तो ये बहुत मुश्किल है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पास अख्तियार होता है, वो चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन फिर ज़ाहिर है कि वो आपको उनके साथ ट्राई करना होता है। आप उनको लिखते हैं एग्जाम्पशन, फिर आप अपना प्रूफ ऑफ जो एजुकेशन है इंग्लिश में वो जमा कराते हैं। फिर वो डिस्क्रिशनरी होता है कि अगर वो यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिस और सुपरवाइज़र आपको एग्जाम्पशन दे दे तो हो सकता है कि आपको वो माफ़ी मिल जाए। लेकिन हो सकता है कि फिर आपको इमिग्रेशन पकड़ ले वीज़ा के टाइम पर, वो कहे कि जी आप आइल्स का प्रूफ जमा कराएँ। तो सेफ रास्ता ये है कि आइल्स से बचने की कोशिश ना करें। तो अगर न्यूज़ीलैंड आना है तो ये आप कुछ ना कुछ करके आइल्स जो है वो कर लें। पीएचडी के लिए जो है वो 6.5 बैंड को ज़हन में रखें और बाकी जो दूसरे कोर्सेज़ हैं उनके लिए आप 6 कम से कम मिनिमम। जो डिप्लोमास हैं और जो दूसरे लोअर हैं उसमें 5.5 भी चल जाता है, तो 5.5 से लेकर 6 तक। और बाकी पीएचडी के लिए जो है वो 6.5 को आप कम से कम टारगेट करें। जो है वो ये मेरी रिकमेंडेशन है। जी, ये अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है
वो इन द जो भी जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और इस तरह कंट्रीज, तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में ऑब्वियसली स्टूडेंट मस्ट हैव टू टेक दिस टेस्ट। तो आई थिंक क्वेश्चन आंसर जो कुछ आ रहे थे, मैं उनमें से कुछ पूछना चाहूँगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पीआर कब तक मिलती है आफ्टर पीएचडी, कि आपने पीएचडी कर लिया है, और क्योंकि कई ममालिक में ये होता है कि जॉब दे गेट द जॉब वीज़ा और उसके साथ साथ वो शिफ्ट हो जाता है, जैसे यूरोप के अंदर जॉब वीज़ा इशू है, तो इधर क्या सिचुएशन होती है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। न्यूजीलैंड में देखें बड़ा आसान है। अगर आप यहाँ पीएचडी कर लिया आपने, तो पीएचडी के बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है, जो मैंने पॉइंट इंडिकेटर वाली जो बात की थी ना, तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ। तो लेट्स से ये जो पॉइंट इंडिकेटर का जिक्र हुआ था हमारे सेशन में अभी थोड़ी देर पहले, तो अगर हम वहाँ काइंडली जाएं। थोड़ा सा इसकी डिटेल भी बताइएगा, तो क्योंकि हाँ कुछ लोग ज्वाइन बाद में करते हैं, थोड़ी सी सारी डिटेल हाँ, भी इसके बारे तो में। अभी हमने कुछ बात की थी थोड़ी देर पहले कि न्यूजीलैंड में जो स्किल्ड माइग्रेशन वाली कैटेगरी है उसमें आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 180 पॉइंट्स। तो ये वेबसाइट है और उसका आप नीचे ये टिकर में आप इसका यूआरएल और एड्रेस भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो बेसिकली आप जाएं ऑनलाइन और आप जाके अपने पॉइंट्स असेस करें। तो इसमें होता ये है कि जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपको जो है वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ क्वालिफिकेशन के। आई हैव अ न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन दैट स्टडीड फुल टाइम फॉर न्यूजीलैंड, और अगर आप इस पर टिक कर दें तो आपको यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ से ये पीएचडी सिलेक्ट कर लें, सॉरी 2 years और मोर वाली क्वालिफिकेशन, तो आप देखें आपको 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले हैं। तो ये पॉइंट जो हैं ये आपको हेल्प करते हैं आपका जो है वो 180 अचीव करने में। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। एज के आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी एज 20 से 39 है, मैं काम ये करता हूँ कि तमाम जो टिक्स हैं वो हटा देता हूँ और एक दफ़ा ताकि सबकी आसानी के लिए दिखा देते हैं कि पॉइंट्स डेवलप कैसे होते हैं ये। तो अगर आप यहाँ से शुरू करें, देखें ये पहला एज का है। आपने कहा जी मैं अभी 55 साल और उससे कम उम्र का हूँ, तो आपसे पूछेंगे आपकी उम्र कितनी है। फर्ज करें आपकी उम्र 20 से 39 साल है, तो आपको ये 30 पॉइंट्स मिल गए। उसके बाद आप गए, आपने उस फिर आपसे पूछते हैं जी आपके पास जॉब है, ऑफर है, या आपके पास न्यूजीलैंड में जॉब एक्सपीरियंस है। तो अगर बाहर से आप कर रहे हैं तो आपके पास अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीज़ें शायद ना हो, होंगी तो ये आपको जो है ना बहुत अच्छे खासे इसमें पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अगर आप न्यूजीलैंड में बैठे हैं और पीएचडी कर लिए और आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये देखें 50 पॉइंट्स के एक्स्ट्रा मिल जाएंगे फॉरन। और अगर आपको जॉब ऑफर मिल गई है तो उसके भी 50 पॉइंट्स हैं। तो दैट्स रियली गुड कि पीएचडी करके अगर आपको जॉब मिल गई है तो आपके वो 50 पॉइंट्स वहाँ से आपको मिल जाएंगे। लेट्स से कि नहीं नहीं किया आपने, बाहर से आप अप्लाई कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन आपके पास है, हाँ जी है। कौन सी क्वालिफिकेशन है जी? मेरे पास लेवल 9 और 10 है। ये मास्टर्स और पीएचडी है। बैचलर 7 और 8 में आता है। 7 जो है आपका बैचलर है जो पाकिस्तान का 16 साल की क्वालिफिकेशन है। 8 जो है वो आपका एमफिल है, या इसके दरमियान में जो भी मास्टर्स होते हैं बैचलर्स के और फुल मास्टर्स के दरमियान, तो वो 7 और 8 कहलाते हैं। यहाँ पर 9 में आप देखें आपको फुल जो है इन्होंने 70 पॉइंट्स दे दिए हैं, 100 हो गए आपके टोटल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वालिफिकेशन के बाद आप आ गए, न्यूजीलैंड की क्वालिफिकेशन है तो आपको एक्स्ट्रा 15 पॉइंट मिल जाएंगे इसके, नहीं है तो आप इसको हटा दें। वर्क एक्सपीरियंस के बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है वो 10 साल या उससे ज़्यादा का आपका तजर्बा है तो आप देखें आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे उसके। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास अगर न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस है उसका आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एक स्किल शॉर्टेज कैटेगरी का, जिसमें जो है वो आपके इंजीनियर्स और बहुत सारे शोबे आते हैं, आप चेक कर सकते हैं इस लिस्ट को, तो उसके आपको 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपके पास थ्रू 10 years अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको ये 15 पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब ये आपका हो गया एक्सपीरियंस का। अब बड़ा अहम सवाल है पार्टनर्स का। जो लोग बैचलर हैं अनफॉर्चुनेटली वो उनके पॉइंट्स यहाँ पूरे नहीं हो पाते। जो लोग कपल्स हैं और उनके पार्टनर्स के पास, वाइफ हस्बैंड के पास जो है वो क्वालिफिकेशन है, यानी कि जैसे अगर बैचलर क्वालिफिकेशन है तो 175 हो जाएंगे, और अगर मास्टर्स क्वालिफिकेशन है तो 185 हो जाएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप लोग एक मियाँ बीवी हैं और दोनों मास्टर्स हैं और 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप आराम से इसके लिए क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर नहीं है तो फिर आपको स्टडी करेंगे तो आपको न्यूजीलैंड में जो स्टडी के पॉइंट्स है वो मिलेंगे, और यहाँ पे जो न्यूजीलैंड में जॉब ऑफर के पॉइंट्स है वो मिलेंगे, तो आपके पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो बेसिकली आप ये अपने 180 पॉइंट्स पूरे कर सकते हैं, और ये आप फ़ौरन स्टार्ट कर सकते हैं। अप्लाई कर दें इमिग्रेशन, आप अपनी यूआई सबमिट करा दें फ़ौरन ही। जैसे ही आपके पॉइंट्स पूरे हों, आप काम करते रहें अपने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे।
आप 6 महीने में, साल में, जैसे ही आपकी वो ईओआई एक्सेप्ट होती है और आपको इनविटेशन आती है, तो आपकी रेज़िडेंस पैरेलल में हो जाएगी। उसके लिए आपको टाइम की कोई मुद्दत नहीं है कि आपको 5 साल रहना पड़ेगा, 10 साल रहना पड़ेगा। तो वो आप पैरेलल में ये प्रोसेस इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। इसके अलावा एक नया स्ट्रेट टू रेजिडेंस का पाथवे आया है, वो है ग्रीन लिस्ट। अगर आप उस ग्रीन लिस्ट में हैं, जो कि आपने देख रहे हैं नीचे ग्रीन लिस्ट की भी आपको वो आ रहा होगा ऑप्शन। तो ग्रीन लिस्ट शेयर किया था हम लोगों ने, नीचे नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है तो मैं आपको दिखा देता। इसमें जो है वो एक ग्रीन लिस्ट आप सर्च करेंगे अगर, तो इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके तो आपको ग्रीन लिस्ट एक मिलेगी। उसमें तमाम जो शोबे हैं, इंजीनियरिंग के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, आईटी के और बहुत सारे जिसमें जो ग्रीन लिस्ट के अंदर आते हैं, अगर आप उससे हैं तो आपको जो है वो स्ट्रेट टू रेजिडेंस का पाथवे भी है आपके लिए। इसमें आपको 180 पॉइंट से जाने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि आप यू कैन गो स्ट्रेट टू द रेजिडेंस एप्लीकेशन। और उसका सेपरेट प्रोसेस है, वो आप किसी इमिग्रेशन एडवाइजर या लॉयर कंसल्टेंट से आप डिस्कस कर सकते हैं या आप खुद से सर्च कर सकते हैं। बेहतरीन, बड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी, बिल्कुल जी। कि ऑब्वियसली आप इस चीज़ को अभी शेयर भी की गई और इसके बाद भी वीडियो अवेलेबल होगी एंड यू कैन गो थ्रू द पॉइंट्स अगर आपने मिस किए हैं एंड यू कैन लुक एट द वेबसाइट और डिटेल जो अभी डिस्कस हुई है वो देख सकते हैं। इसी तरह सवालों के साथ आगे बढ़ते हुए एक बड़ा अहम क्वेश्चन जो अक्सर आता है कि ख़ास तौर पे पीएचडी स्कॉलर्स, क्योंकि मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है यार, आई वांट के लोग इस बारे में और क्वेश्चन करें, स्पेशली जो सेल्फ फंडेड है एंड दे कि हाउ दे कैन कवर देयर एक्सपेंसेस। उसके बारे में एक सवाल बड़ा अहम आता है कि स्पाउस और किड्स का वीज़ा साथ मिलता है पीएचडी स्कॉलर को इफ़ दे अप्लाई? क्या सिचुएशन, क्योंकि ये बड़ा एक सिचुएशन हमें अक्सर नज़र आती है ग्रुप पे कि दे वांट टू ब्रिंग देयर फैमिली विद देम एज़ वेल, तो वीज़ा फ़ौरन होता है कि वहाँ जाकर क्या सिस्टम क्या होता है ये? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है और ये बड़ा ज़रूरी है। देखें, वो वीज़ा जो है वो साथ अप्लाई कर सकते हैं, और बच्चे हैं उनको विज़िट वीज़ा और पार्टनर को भी विज़िट वीज़ा फ़ौरन मिल जाता है, अगर वो अप्लाई करें तो। साथ में कंडीशन पे डिपेंड करता है, ज़ाहिर है हर किसी का केस बाय केस होगा, लेकिन न्यूज़ीलैंड गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो वीज़ा जो है वो आप साथ में अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाद में आप आने के बाद अपने पार्टनर का, हस्बैंड का या वाइफ का जो विज़िट वीज़ा है उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा लें। वर्क वीज़ा जिनको अलाउ होता है, पीएचडी वालों को जैसे मिसाल के तौर पर, और मास्टर्स वालों को, तो उनको फिर वर्क भी अलाउ हो जाता है। शुरू में ये है कि हाँ, वर्क वीज़ा थोड़ा मुश्किल से मिलता है, तो मैं नॉर्मली लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि वो वर्क वीज़ा ना अप्लाई करें जब पीएचडी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें तो पार्टनर के लिए। वो पहले विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, वो आसानी से लग जाता है। तो उसके बाद जब यहाँ आ जाएँ और यहाँ पे लैंड कर जाएँ, तो फिर वो वर्क वीज़ा उसमें कन्वर्ट करा लें, तो वो 1-2 महीने में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ज़्यादा अगर आप वर्क वीज़ा लेके और लैंड करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसमें आपकी एप्लीकेशन जो है वो लंबी एक प्रोसेस में चली जाती है, क्योंकि वर्क वीज़ा डिफरेंट तरीके से प्रोसेस होते हैं। अच्छा, इसमें जनरली वैसे ही क्वेश्चन आया कि वर्क वैसे नॉर्मली व्हिच काइंड ऑफ वर्क यू थिंक के अवेलेबल होते हैं? नॉर्मली आपने देखा हो कि जो पाकिस्तानी आते हैं और दे स्टार्ट वर्किंग इन सम फील्ड्स, प्रोफेशनल फील्ड्स भी हैं और इसके अलावा मतलब और काइंड ऑफ जॉब स्पेसिफिक मतलब काइंड ऑफ देखिए, हुँ, मैं समझ गया आपका। देखिए, न्यूज़ीलैंड जो है वो बहुत मुख्तलिफ है बाकी जगहों के मुकाबले में। अगर आप इसको कंपेयर करें ना, जैसे जो लोग मिडल ईस्ट जाते हैं या यूके जाते हैं या और दूसरी जगहों पे जाते हैं, तो देखें यहाँ पे स्किल शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। जो जो क्वालिफाइड लोग आते हैं यहाँ पर, तो ज़्यादातर लोगों को, 99% लोगों को जो है वो यहाँ उनकी फ़ील्ड की जॉब्स मिल जाती हैं और वो अच्छी जॉब्स यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे आके जी वो तो हो सकता है शुरू में कुछ टाइम करना पड़े, जब आपको जॉब नहीं मिल रही हो, जब आप जॉब ढूँढ रहे हो, तो आपको कोई टेम्परेरी जॉब करनी पड़े, किसी दुकान पे करनी पड़े, किसी पेट्रोल पंप पे या किसी जगह, तो वो वक़्ती तौर पे तो हो सकती है। लेकिन यहाँ पर परमानेंटली सबको अपने प्रोफ़ेशन की जॉब मिल जाती है। यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम होती नहीं है। अगर आप न्यूज़ीलैंड आए, आपके पास क्वालिफ़िकेशन भी है, तजर्बा भी है, तो कुछ ना कुछ करके यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट हो जाती है। और यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी और दूसरी जो माइग्रेंट कम्युनिटी है, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो आपको काफ़ी गाइड, सपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी फ़ील्ड की एक प्रोफ़ेशनल जॉब लेनी है। बहुत ज़बरदस्त है, ये बड़ा ही अच्छा है। आई थिंक बड़ा इसका अंडरस्टैंडेबल है कि दे कैन ईज़िली गेट द जॉब, जो कि वाक़ई बाकी जगहों पे मुश्किल है अभी। अच्छा, अभी इस सिलसिले में 2 क्वेश्चन बैक टू बैक आए हैं। सर काइंडली मास्टर स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएँ और इसके साथ ही आई जस्ट सॉ देयर आर नो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फॉर मास्टर्स, तो क्या अदर ऑप्शंस हैं मतलब मास्टर लेवल पे? व्हाट डू यू सजेस्ट, आपकी सजेशन क्या है इस बारे में मास्टर्स के स्टूडेंट जो सर्च आउट करें?
देखें, मास्टर्स के लिए अगर आपने आना है और स्कॉलरशिप पे आना है तो न्यूज़ीलैंड इज़ नॉट योर डेस्टिनेशन। न्यूज़ीलैंड में अगर आपने आना है तो मास्टर्स के लिए तो फिर आप सेल्फ फंडेड वाला ऑप्शन ज़हन में रखें। मास्टर्स के लिए यहाँ बहुत लिमिटेड है, लेकिन अब मैं उसमें आपको एक थोड़ा दूसरी, अब मैं आपको एक कुछ मैथ समझाता हूँ लोगों को जो सुन रहे हैं। देखिए, मास्टर्स भी अगर आप समहाउ देखिए, हर तरह के लोग सुन रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग ज़ाहिर है नहीं कर सकते, कुछ लोग जो कर भी सकते हैं उन्हें इसका पता नहीं होता। अगर आपके पास न्यूज़ीलैंड से मास्टर्स करने के लिए फ़ीस $50,000 है फ़र्ज़ करें, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 60-70 लाख रुपए बनती है। और अगर आपके पास किसी भी तरह से आपके पास काबिलियत है और आप वो मास्टर्स कर सकते हैं उतने पैसे खर्च करके, तो देखें वो जो आपके पास वर्क वीज़ा मिलता है मास्टर्स करने के बाद 3 साल का, वो पैसे आप आराम से अगले 2 साल में कमा भी सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं और उसके बाद रेज़िडेंस भी ले सकते हैं। तो अगर आप उसको एज़ एन इन्वेस्टमेंट देखें, तो न्यूज़ीलैंड की जो इमिग्रेशन है इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी की, वो है $5 मिलियन की, जो कि तकरीबन 80 करोड़ रुपए बनते हैं। और अगर आप मास्टर्स करने आते हैं तो वो बनते हैं 80 लाख रुपए। तो 80 लाख रुपए में आपको जो है वो एक इंटरनेशनल मास्टर्स की डिग्री भी मिल जाती है, आपको रेज़िडेंस भी मिल जाती है, आपको जॉब भी मिल जाती है, सेटलमेंट भी हो जाती है और वो पैसे भी आप रिकवर कर लेते हैं अगले 2 से 3 साल के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप इसको सोचेंगे तो ये आपको इसकी पॉसिबिलिटी नज़र आएगी। हाँ, लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं फुली फंडेड, तो वो ऑप्शन यहाँ न्यूज़ीलैंड गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मास्टर्स लेवल के ऊपर प्रोवाइड इतनी नहीं करती। बहुत ही लिमिटेड है, ना होने के बराबर है। तो मैं आप किसी को कोई झूठी उम्मीद नहीं दूँगा कि जी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसमें अगर कोई ऐसा कुछ हो सकता होता तो बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त जानने वाले हैं जिनको हम यहाँ मास्टर्स करने के लिए बुला लेते। बहुत बेहतरीन आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड ये बड़ा माशाल्लाह आपका इस बार इंटरेस्टिंग है एक वो जो आपने आइडिया दिया है कि वाकई बात का देखें आप कि इनिशियली इफ यू आर डूइंग यू नो अगर आप मास्टर्स करने आ भी जाते हैं तो बाद का जो वर्क के ऊपर आपको यू गेट द अगर आपको काम मिल जाता है वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो दैट्स द थिंग यू कैन ईजिली उसको कवर अप कर सकते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है एक सवाल अब इस तरह मैं वो सीक्वेंस वाइज ही जा रहा हूँ शुरू से स्टार्ट किए थे और उसके अंदर जो सवाल है अगला कि सर पीएचडी स्टडी कैन अप्लाई डायरेक्टली और थ्रू कंसल्टेंट और बाकी आइल्स रिक्वायर्ड वो तो आंसर हो गया है आई थिंक वो डिटेल के साथ आप पीछे सुन सकते हैं लेकिन साथ अगर आप भी करना चाहें आइल्स रिक्वायर्ड क्योंकि इकट्ठे आगे पीछे आए हैं फॉर पीएचडी स्पेसिफिकली और कंसल्टेंट का पूछ रहे हैं कि डायरेक्टली अप्लाई करें कि नहीं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सुना है कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो अप्लाई कर देते हैं और उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो उन्होंने बीच में कोई जो है वो एक मैकेनिज़्म ऐसा रखा है फ़िल्टरिंग का कि उनके थ्रू करें ताकि उनके पास जो लेजिटिमेट और जो जेन्युइन एप्लीकेशंस हैं खाली वो आएँ। लेकिन न्यूज़ीलैंड की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सुना है कि शायद वाईकाटो यूनिवर्सिटी या एक आध कोई और यूनिवर्सिटी है उनमें आपको थ्रू कंसल्टेंट जाना पड़ता है या थ्रू वो कंसल्टेंट नहीं होता, वो एक उनका एक एजेंट रखा है उन्होंने। जिसको जो एप्लीकेशंस को आपकी प्रोसेस करता है और फ़िल्टर आउट करता है। बाकी वो जो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स हैं जो आप जिसकी बात कर रहे हैं तो वो पीएचडी के लिए कंसल्टेंट्स वगैरह एज़ सच यहाँ पे न्यूज़ीलैंड गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटीज़ उनको पैसे या कमीशन देती नहीं है। दरमियान में जो है वो कुछ बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हमें सुनने को मिली हैं। कुछ लोग हैं जो एज़ खुद ही सेल्फ कंसल्टेंट के तौर पे लोगों को गाइड करते रहते हैं, किसी से 4 लाख 5 लाख रुपए पकड़ लेते हैं और वो उनके बिहाफ़ पे ईमेलें लिखते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफ़ेसर्स को। तो वो ना ये करें। आपने पिछले रोज भी वो वाकया मुझे बताया था हाँ, कुछ मैंने पोस्ट भी की थी इसके ऊपर एक, कि इस तरह ना करें क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप एक अच्छा लेटर लिख सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप एक अच्छी ईमेल लिख सकते हैं सुपरवाइज़र को, तो वो आप खुद करें। क्योंकि अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो आप तैयार नहीं हैं पीएचडी करने के लिए, आप इस बात को समझें। क्योंकि पीएचडी के लिए आपको ये तमाम चीज़ों के लिए तैयार होना बड़ा ज़रूरी है। तो आप प्रैक्टिस करें, आप इन चीज़ों को समझें और अभी तो इतनी अच्छी टूल्स मौजूद हैं, यूट्यूब मौजूद है, पूरी दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन है, गूगल मौजूद है, चैट जीपीटी है। आप उसपे जाएँ, आप लेटर लिखवाएँ, ईमेल लिखवाएँ, आपको जो करवाना है उससे करवाएँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जी, चैट जीपीटी तो अब पार्ट ऑफ डिस्कशन है हर एक का जो भी बीच में आता है यू हैव टू टेल कि चैट जीपीटी इज़ बिग टूल। हमें इसके ऊपर एक सेशन रखते हैं हम लोग, लोगों को हम चैट जीपीटी यूज़ करना दिखाते हैं कि हाउ टू यूज़ चैट जीपीटी टू राइट लेटर और ईमेल फॉर सुपरवाइज़र्स, और इस तरीके से जो है वो खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँ लोग। देखें ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कल भी एक पोस्ट हुई थी कि यूनिवर्सिटी कोर्स करवा रही है चैट जीपीटी पे और पीपल स्टार्ट यू नो बिल्कुल ये समझने की बात है आई थिंक हमें इसके बारे में जोक अराउंड नहीं करना चाहिए एक बड़े अहम टूल और बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है एंड वी शुड बी यू नो
गेट इजी विद इट। बड़ा इंटरेस्टिंग जी ये चल रहा है। तो बाकी वही पीएचडी का एक क्वेश्चन है आगे, बेसिकली टेक द सुपरवाइजर एक्सेप्टेंस और स्कॉलरशिप्स के लिए ये दो तीन इकट्ठे ही हैं। टेक्स्ट करना होता है न्यूजीलैंड को या कोई स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है मैक, हाँ एक तो सुपरवाइजर का और दूसरा जिस तरह नेक्स्ट आता है एक स्कॉलरशिप जापान का या जीकेएस, इस तरह कोई न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का भी कोई ऐसा स्कॉलरशिप है जिस तरह फुल ब्राइट हो गया, इस तरह के स्कॉलरशिप मतलब कंट्री स्पेसिफिक, तो इस तरह कोई है न्यूजीलैंड का भी? न्यूज़ीलैंड, हाँ, न्यूज़ीलैंड गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप है पीएचडी की, जो मैं शायद ज़िक्र करना उसका भूल गया, और वो है एनजेडआईडीआरएस। तो इसको अगर आप एनजेडआईडीआरएस करके सर्च करेंगे, तो वो एक इंडिपेंडेंट स्कॉलरशिप है जो कि गवर्नमेंट देती है। वो यूनिवर्सिटी लिंक नहीं होती। फिर वो आप उसको इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें बड़ी लिमिटेड सीट्स होती हैं और बड़ा टफ कंपटीशन होता है। जी, जी, वो मैं बता दूँ उसकी एक सीट है पाकिस्तान के लिए, वो एचईसी करती है उसकी सिलेक्शन और वो वो बस आई रिमेंबर एक ही इतनी ही है, बिल्कुल। है। हाँ, और बिल्कुल, इसके अलावा और अच्छा। कोई ऐसा ऐसा ब्लैंकेट कोई स्कॉलरशिप नहीं है। वो उन्होंने किया ये है गवर्नमेंट ने, कि वो फंड्स जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ को एलोकेट कर दिए हैं। तो हर यूनिवर्सिटी को जो है वो बराबर के फंड्स दे दिए हैं। आप देखें, इसीलिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पास एक डॉक्टरल स्कॉलरशिप होगी, हर यूनिवर्सिटी के पास। तो हर यूनिवर्सिटी के पास एक अपनी डॉक्टरल स्कॉलरशिप है। तो उनके पास एक अच्छी खासी होती है, और फिर उसमें भी कोटा होता है कि इंजीनियरिंग कितनी है, मेडिसिन कितनी है, साइंसेस कितनी हैं। तो वो आपकी किस्मत होती है कि अगर आप सही वक्त पे सही यूनिवर्सिटी में सही जगह अप्लाई कर दें, तो वो आपको मिल सकती है। लेकिन प्रोसीजर सबका तकरीबन कमोबेश एक ही है। मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी, आपने देखी होगी दो कल, और वो अच्छे खासे लोगों ने वॉच भी की है, मैसी यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो अभी मैं पाइपलाइन में हैं, वो आ रही हैं। और मैंने देखा है कि वो लोग पढ़ना नहीं पसंद करते, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देते हैं, वो लोग देखना पसंद करते हैं और वो देख आसानी से लेते हैं। तो वो स्कॉलरशिप की ना बहुत सारी इसी तरह की जो पीएचडी की 8 या 10 यहाँ पे डॉक्टर स्कॉलरशिप्स हैं, हम उसकी पूरी सीरीज़ निकाल देंगे डॉक्टर स्कॉलरशिप की वीडियोज़। तो वो तमाम लोग जो है वो उसको देख लें। उनमें तकरीबन 70 से 80% जो है ना वो क्राइटेरिया और प्रोसेस एक ही है। कुछ हल्का-फुल्का सा वेरी करता है यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी। बिल्कुल जी, बल्कि मुझे याद आता है आई थिंक वकार भाई के साथ उस वक़्त काफ़ी कनेक्शन हो गया था। जब आपको याद हो ऑकलैंड में मैं भी फाइनलिस्ट था और फिर मैंने चेंज किया था। मुझे याद है कि प्रोफ़ेसर वाज़ सो मच गुड ऑकलैंड के अंदर के वो मेरा प्रपोज़ल जब जा रहा था तो वो खुद ब खुद पढ़ा करता था। तो और बाकायदा खुद राइटिंग मैंने एक दिन चेक किया कि यार ये कर क्या रहा है? मतलब मैं उस वक़्त कोरिया से आ रहा था तो मुझे वहाँ तो प्रोफ़ेसर का एक अलग हिसाब-किताब होता है। तो मैंने फ़ाइल भेजी, मुझे चेंज आई, कहते मैंने गलतियाँ ठीक कर दी हैं। मैंने फ़ौरन वो लगाया कि क्या चेंजेज़ आए हों, अच्छा ख़ासा उसने लिखा हुआ था। फिर मुझे वो जा रहा था वो आई थिंक आप बेहतर बता सकते हैं, ही वाज़ गोइंग ऑन ट्रिप बोट के ऊपर मुझे कहता है कि हम गर्मियों में चले जाते हैं। तो वहाँ हाँ। बैठकर मुझे टाइप करके अपना दे रहा हो, क्योंकि आई थिंक इसके अंदर इकट्ठे मिलकर अप्लाई करते हैं एज़ अ प्रपोज़ल और मुझे वो समझाता रहा कि यार यहाँ प्लेजरिज़्म नहीं होना चाहिए, यहाँ वो नहीं होना चाहिए। मतलब ईच एंड एवरी स्टेप जो कि काइंड ऑफ अ फ्रेंड एक जो बता रहा होता है और बड़ा ही वो मुझे याद बेहतरीन है, आई मुझे थिंक लगा। आई थिंक यू अप्लाइड विद प्रोफेसर जॉन। तो हाँ, आई और थिंक यही उसकी नाम अपनी, था। हाँ, तो उसकी अपनी बोट थी। और वो तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो फिशिंग के लिए उस बोट पे और सेलिंग के लिए लेके जाता था। मैं भी जॉन के साथ बोट पे गया हूँ सेलिंग के कॉम्पिटिशन्स में एक दो दफ़ा। हिस्सा हम लोगों ने लिया है। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जाया करते थे, तो हम लोग एवरी थर्सडे उसकी बोट पे जाते थे सेलिंग की प्रैक्टिस करने। और ही वाज क्वाइट गुड। और वो ये कॉमन है यहाँ पर, तमाम प्रोफेसर आपको मिलेंगे बड़े हम्बल, बहुत हेल्पफुल। और आप अगर उनको इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाएँ, तो वो आपके साथ मिलके आपका प्रपोज़ल और आपका जो रिसर्च, आपका जो टॉपिक है वो डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो आपको कहें कि आप लिख कर लेकर आएँ। आपने खाली उनको अपनी कैपेबिलिटी से, अपने स्किल्स से, अपनी नॉलेज से इम्प्रेस करना होता है। बाकी वो जो रिसर्च प्रपोज़ल है वो आपके साथ वो खुद डेवलप कर लेते हैं। अगर वो आप में इंटरेस्टेड होते हैं आपको रखने में। बिल्कुल, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस था कि प्रोफ़ेसर एक स्पेशली खुद लिख रहा है मतलब खुद टाइपिंग कर रहा है, दे रहा है मुझे लिख कर चेंजेज़ करके एंड आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने जैसा बताया बिल्कुल न्यूज़ीलैंड के प्रोफ़ेसर्स वाक़ई बड़े ही इस तरह के हम्बल हैं एंड दे ट्राई टू हेल्प यू इफ यू आर एलिजिबल कैंडिडेट और अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं तो दे आर वेरी सपोर्टिंग बिल्कुल जी। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह एमफिल के लिए कोई स्कॉलरशिप है कि नहीं? आई थिंक इट्स सेम क्वेश्चन बट इफ यू वांट टू रीडू इट। सेम सेम रिस्पॉन्स है। एमफिल, एम एम मास्टर्स, दे आर ऑल द सेम कैटेगरी। बहुत मुश्किल है इस कैटेगरी के अंदर स्कॉलरशिप का मिलना।
अच्छा, एक और क्वेश्चन है, डू वी नीड टू प्रोवाइड एन इंग्लिश टेस्ट इफ ऑल आवर स्टडीज वर इन इंग्लिश एंड आवर कोर्सेज ऑफ स्टडीज आर आल्सो इन इंग्लिश, लाइक फॉर एग्जांपल बीएस एंड एमफिल इंग्लिश? हाँ, ये बिल्कुल है, मैंने बताया था इसको, हमने कवर भी किया था। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से नहीं है वो क्वालिफिकेशंस, तो फिर पाकिस्तान के लिए मोस्ट केसेस में चाहिए। और अगर आपकी वो क्वालिफिकेशंस उन कंट्रीज से है जो कि यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर बताती है कि इन कंट्रीज में से अगर वो है, तो हम आपको एग्जामेशन दे सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन लैंग्वेज है तो इंग्लिश, लेकिन वो उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता। हमारी जो इंग्लिश की जो मीडियम को उस तरह से रिकग्नाइज नहीं किया जाता। दरमियान में वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कुछ कंट्रीज छोड़ देते हैं, बाज़ कंट्रीज के अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं। न्यूजीलैंड इस मामले में नहीं है इतना, वो थोड़ा ज़्यादा इसमें रिस्ट्रिक्टेड है और पाकिस्तान उस लिस्ट में नहीं आ पाया है अभी तक अनफॉर्चुनेटली। तो हमें इसमें कुछ एडवोकेसी की ज़रूरत है, कुछ काम करने की, कि वो पाकिस्तान उस कैटेगरी में आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो उस लिस्ट में है नहीं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, कि जो वहाँ की बैचलर्स और मास्टर्स को जो कि आपने इंग्लिश में पढ़ा हो, उसको वो तस्लीम कर लें और आपको आइल्स की या पीटी की या टॉफल की एग्जाम्शन दे दें। तो अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, इसी तरह एक क्वेश्चन है कि आई एम करंटली इन न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा ऑन अ स्पेसिफिक पर्पस, वर्किंग इन ऑकलैंड यूनिवर्सिटी। माय वीज़ा इज़ वैलिड ओनली 8 मंथ्स। इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी टू चेंज माय वीज़ा टू अनदर वीज़ा? ये बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनके रेलिवेंट। तो आई थिंक दे शुड कांटेक्ट यू ऑन लिंक्डइन, आई थिंक। और मैं देयर एनी? उनको मैं ये कहूँगा कि ये बड़ा स्पेसिफिक है, तो आई थिंक दे नीड टू कंसल्ट और सीक सम एडवाइस। सबसे बेस्ट एडवाइस है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड, वो उनको फ़ोन करके और उनकी वेबसाइट से वो हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर उनको फर्दर एडवाइस चाहिए तो वो किसी इमिग्रेशन एडवाइज़र को कंसल्ट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि अगर उनको अगर कॉस्ट बचानी है, इमिग्रेशन एडवाइज़र को नहीं कंसल्ट करना, तो वो यहाँ पे फ्री एडवाइस होती है सिटीज़न एडवाइस ब्यूरो के नाम से। बहुत सारी लाइब्रेरीज़ के अंदर बैठे होते हैं एडवाइज़र्स, तो वहाँ जाके और उनसे वो फ्री में एडवाइस ले सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए इस हवाले से। बिल्कुल। बट अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आपने अभी वो शेयर भी करेंगे अपने मु- एंड के ऊपर भी अपनी डिटेल्स कि मुझसे आप रब्ता कर क्या। सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल। इसके अलावा जी क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी पोजीशन इफ समवन वांट्स टू गो इनटू अ डिफरेंट मेजर फ्रॉम साइंसेस टू ह्यूमैनिटीज? इज इट एक्सेप्टेबल इन न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटीज? ये पूछ रहे हैं कि भाई मेरा पहले कोई साइंस का मेजर था, तो मैं ह्यूमैनिटीज के अंदर जाना चाहता हूँ, तो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होते हैं और क्या ये जा सकते हैं, फील्ड चेंज कर सकते हैं? दो क्वेश्चन है। हाँ, बिल्कुल, पीएचडी के केस में देखें, पीएचडी में होता ये है कि अगर आप टॉट स्टडी कर रहे हैं ना, कोर्सेज़ की मास्टर्स कर रहे हैं, तो उसमें प्रीरिक्विज़िट थोड़े ज़रा डिफ़िकल्ट होते हैं, कि आपको बैचलर ये होना चाहिए और आपकी ये स्टडी होनी चाहिए। पीएचडी के केस में क्या होता है कि वो जो टॉपिक है आपका, उस टॉपिक के हवाले से वो असेस करता है सुपरवाइज़र, कि ये जो स्टूडेंट आ रहा है, ये इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी ऐसे मेजर से उस तरह के मेजर में जा रहे हैं जिसमें आपकी जो स्किल्स हैं, कैपेबिलिटी है, वो आपके पास है और उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, तो जनरली वो अलाउ करते हैं। मैंने देखा है कि वो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपने जो है वो बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स आप पावर सिस्टम्स में और एनर्जी सेक्टर में पीएचडी कर रहे हैं। इसी तरीके से आप जो है वो किसी और फील्ड से आए हैं और किसी और फील्ड में पीएचडी कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, आराम से हो जाता है। वो केस टू केस वेरी करता है, सुपरवाइजर का और यूनिवर्सिटी का एग्री करना ज़रूरी होता है। अगर आप उनको कन्विंस कर लें कि जी मुझे नॉलेज है ये एरियाज़ की, और ये जो एरिया जिस एरिया में मैं काम करना चाह रहा हूँ, उसके हवाले से स्किल्स और टूल्स मेरे पास मौजूद हैं, उसके हवाले से नॉलेज मेरे पास मौजूद है, वो आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर चाहे आपके पास पब्लिश पेपर्स हों, चाहे आपके पास जो है वो कोई भी ऐसा थीसिस हो, या आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जिससे ये साबित हो सके कि जब आप इस फील्ड में पीएचडी करेंगे तो वो आप डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी, आप उसमें परेशान नहीं होंगे, आप सक्सेसफुली उसको कर लेंगे। तो वो फिर केस बाय केस असेस किया जाता है और वो आपको अलाउ कर देते हैं। इसमें कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है कि वो आपको मना करेंगे। बेहतरीन। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि सर व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल आफ्टर बीकॉम? कि कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं आफ्टर बीकॉम एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर टीचिंग इन न्यूजीलैंड? मेरे ख्याल में जॉब्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं, बीकॉम के बाद बैचलर इन कॉमर्स इन्होंने किया हुआ है। और कह रहे हैं कि टीचिंग क्या क्या क्राइटेरिया न्यूजीलैंड में? आई थिंक टीचिंग जॉब्स क्या सिचुएशन है वहाँ और क्या?
देखें, बीकॉम के बाद तो फिर वही आपको एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा अगर आपको मिल जाता है, आपको जॉब मिल जाती है वहाँ से, जो कि वो seek.co.nz वाली वेबसाइट पे आप जाएँ, जॉब ढूँढें। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप उस वीज़े पे आ जाएँ, और वो जो भी आपको जॉब मिलती है वो आप उस पे कर सकते हैं। टीचिंग का ये है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी टीचिंग है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, लाइसेंस चाहिए होता है। तो वो आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है, उसका एक पूरा प्रोसेस है, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको एक ख़ास किस्म की क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, यहाँ एक ख़ास नंबर ऑफ़ आपको आवर्स और टीचिंग करनी होती है, तो उसके बाद आपको वो टीचिंग की जॉब्स मिलती हैं। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है। अगर आपने बीएड किया हुआ है पाकिस्तान से और उसके बाद आपका सर्टेन नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है, तो वो एक सर्टेन एग्जाम होता है और एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आप जाके आप टीचिंग की जॉब कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर टीचिंग के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो है वो अगर आपने पीएचडी किया हुआ है और ऑलरेडी आप पीएचडी हैं, तो वो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो वो आपको अगर यूनिवर्सिटी रखना चाहती है और आपकी पीएचडी को एक्सेप्ट करती है, तो फिर आप वहाँ पे एज अ लेक्चरर, पोस्ट डॉक या फिर एज अ रिसर्च एसोसिएट वगैरह आ सकते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। सही। अच्छा ये पूछें, शुड वी गेट एक्सेप्टेंस लेटर और प्रोफेसर कंसेंट फॉर पीएचडी? जी देखें, इसमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके अंदर वो इनकरेज करते हैं। मैंडेटरी जो है वो किसी किसी में है। ज़्यादातर में वो कहते हैं कि जी आप हमें दिखाएं कि आप किस सुपरवाइज़र से, प्रोफेसर से बात कर रहे हैं। तो आप, अगर आपके पास ईमेल के प्रूफ्स हैं, या अगर आपने कोई सुपरवाइज़र जो है वो उसको कन्विंस कर लिया है, और वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो, जैसे मैसी यूनिवर्सिटी की मैंने आपको कल वो वीडियो परसों शेयर की थी। उसमें एक वो परफॉर्मा एक टेम्पलेट है, स्टूडेंट सपोर्ट टेम्पलेट है। वो टेम्पलेट आपने भरवाना होता है सुपरवाइज़र से। तो वो अलग-अलग स्कॉलरशिप में अलग-अलग क्राइटेरिया है। लेकिन बगैर सुपरवाइज़र के एग्री हुए आपको एडमिशन ही नहीं मिलता। यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन आपका भेज देती है तमाम सुपरवाइजर्स को। अगर कोई सुपरवाइजर आपका एक्सेप्ट कर लेता है तो तब जाके एडमिशन इशू होता है। तो बेहतर ये होता है कि आप सुपरवाइजर को पहले कन्विंस कर लें, कोई सुपरवाइजर ढूंढ लें, और अगर आपका सुपरवाइजर एग्री हो जाता है तो वो एडमिशन ऑफिस से बात कर लेता है कि हाँ भाई, ये बच्चा मैंने, ये स्टूडेंट मैंने जो है वो देख लिया है और मैं इससे खुश हूँ, तो आप इसको मेरा नाम इसके नाम के आगे लिख दें। तो वहाँ उसको एडमिशन मिल जाता है, और जब एडमिशन मिल जाता है तो फिर आपकी जो फाइल है वो स्कॉलरशिप ऑफिस में आगे बढ़ जाती है। जी, बिल्कुल, मैं वही अपना टाइम भी मुझे याद आ गया, मैंने जब उनको मेल-शेल की और उनका रिप्लाई आया, तो आई आई थिंक 2 बाकायदा रिव्यूअर्स आए थे। तो ही वाज़ एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या प्रोसेस है, तो ही वाज़ टेलिंग मी, "यू हैव टू प्रिपेयर लाइक अ डिफेंस", क्योंकि वो जो रिव्यूअर्स आएँगे दे विल यू हैव टू डिफेंड कि क्यों मैं तुम्हें लेना चाह रहा हूँ, तुम क्यों मेरे लिए बेस्ट कैंडिडेट हो। तो 2 रिव्यूअर्स वो डिपार्टमेंट से भी आए थे अलहदा से, और दे वर कमेंटिंग ऑन माय प्रोफाइल कि भाई ये क्या चल रहा है, और ही वाज़ प्रिपेयरिंग मी वेरी वेल फॉर दैट डिफेंस एक्चुअली, कि मुझे वो एडमिशन अलाउ कर दें, क्योंकि प्रोफेसर वाज़ रेडी एंड ही सेज ओके, जो आपने नाम लिख दिया, लेकिन यू मस्ट बी रेडी, क्योंकि अब मैं नहीं हेल्प कर सकूँगा, अब वो 2 बंदों ने आपको इवैल्यूएट करना है आकर। तो और आई नो, क्योंकि ये प्रोसेस फॉर द ऑकलैंड इज़ वेरी टफ, बिकॉज़ इट्स वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली इट्स ऑकलैंड प्रोसेस, डिफरेंट ऑकलैंड का प्रोसेस। ऑकलैंड का थोड़ा-सा प्रोसेस डिफ़िकल्ट है। हुँ। जो ज़्यादातर पाकिस्तानी आ रहे हैं, सेल्फ ख़ास तौर पे सेल्फ फंडेड पे, यूनिवर्सिटीज़ फंडेड जो स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं, जो कहलाता है, ये जो पाकिस्तान में जो जो स्टाफ पीटी जो स्कॉलरशिप होती है, मैं इसका नाम भूल गया हूँ। वो एयूटी में रिलेटिवली आसान होता है, और यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड के मुकाबले में। तो वो आपको फिर भी आपकी एप्लीकेशन को ज़रा कंसिडर करते हैं और देखते हैं, पोटेंशियल को सेपरेटली असेस करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की रिक्वायरमेंट्स बड़ी रिजिड हैं और बड़ी सख्त हैं। तो वो सर्टन आपकी जीपीए से लो हो, सर्टन रिक्वायरमेंट्स आपकी मीट ना होती हो, तो वो आपको एडमिशन ही नहीं देते, स्कॉलरशिप तो दूर की बात है। जी। अच्छा, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है जो अक्सर आता है, वो है जी एज रिस्ट्रिक्शंस। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर द एजुकेशन। और अभी मैं उसमें तो देख रहा था कि आप दिखा रहे थे जो इमिग्रेशन वाली वेबसाइट, 55 इयर्स का मैं देख रहा था, वो से बिलो पॉइंट का। लेकिन ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है फॉर एजुकेशन, जब जाना चाह रहे हैं एट एनी लेवल। तो ये इस बारे में क्या आपकी नहीं, वो कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में एज ब्रैकेट्स हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जी आपकी एज 35 साल होनी चाहिए, 40 साल होनी चाहिए, तो वो यहाँ इस तरह नहीं है।
तो वो न्यूज़ीलैंड में है कि एज़ लॉन्ग एज़ यू आर कैपेबल तो आप आ सकते हैं। इमिग्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो ये एज है ये 55 वो इसलिए है कि जी आप यंग हैं और आई स्टिल हैव सम लाइफ लेफ्ट टू कंट्रीब्यूट टू द कंट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हर एज में मैंने लोग को आते देखा है, 40, 45, 50 और अभी लोग मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 48, 49, 50 साल की उम्र में भी पीएचडी कर रहे हैं। तो आई डोंट सी देयर इज़ एनी एज रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। ये बड़ी अहम बात है। आई थिंक कि कल भी मुझे एक मैसेज आया हुआ था, शी वाज़ सेइंग शी इज़ 50 इयर्स ओल्ड और वो कर सकते हैं, तो मेरा तो यही था कि बिल्कुल कर सकते हैं। आप तो चैट जीपीटी के साथ तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं साथ। यू कैन हैव द असिस्टेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंट आपके पास मौजूद है। तो येस, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि दे कैन गो फॉर दैट। और इसी तरह क्वेश्चन हाँ, एक और है कि अगर बंदा किसी दूसरी कंट्री में जॉब कर रहा है तो न्यूज़ीलैंड में जॉब वीज़ा ईज़िली मिल जाएगा? दूसरी कंट्री में जॉब करें। उसमें अच्छा मैं समझ गया, ये सवाल बड़ा अहम है। देखिए पाकिस्तान में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो क्रेडिबिलिटी का इशू होता है कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं ना, तो फिर वो एम्प्लॉयर देखता है। वीज़े का मसला नहीं है ये जॉब मिलने का है। अगर आप जैसे पाकिस्तान में किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं जिसका बड़ा नाम है, मैं मिसाल देता हूँ, जैसे सीमेंस से मिसाल देता हूँ, आप सीमेंस के लिए काम कर रहे हैं या आप एबीबी के लिए काम कर रहे हैं या आप किसी और ऐसी मल्टीनेशनल के लिए काम कर रहे हैं जो ग्लोबली उसका एक इसकी एक प्रेजेंस है, तो वो आपको वो रिकॉग्नाइज होती है और एम्प्लॉयर जो है ना उसको कंसिडर करता है कि अच्छा जी हम इसको यहाँ रखेंगे तो ये एक ग्लोबल इन्वायरमेंट में काम कर चुका है, एक मल्टीनेशनल के लिए काम करता है, तो ये समझता है चीज़ों को। अगर आप बाहर काम करते हैं जैसे मिडिल ईस्ट में हैं, यूएई में हैं, सऊदीया में हैं, यूके में हैं, तो इसका फ़र्क पड़ता है क्योंकि जो जॉब आपको दे रहा होता है वो देखता है कि उसने किस इन्वायरमेंट में काम किया है, किसी कम्युनिकेशंस की कैसी होगी, कितना एक्सपोज़र होगा, ये तमाम चीज़ें कंसीडर की जाती हैं जॉब वगैरह देने के लिए। मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ रोज़ाना और बड़े लोगों को हायर करता हूँ, बड़ी चीज़ों को प्रोसेस करता हूँ। ये तमाम चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं कि बंदा कहाँ से आ रहा है, कम्युनिकेशन कैसी है, बात कर सकता है, नहीं कर सकता, टीम में आएगा तो जॉब करेगा, नहीं करेगा, ऐसा काम समझाएँगे, समझ में आएगा, नहीं आएगा। जब किसी और जगह से काम करके आ रहा होगा तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझानी पड़ेंगी उसको। तो फ़र्क तो पड़ता है। अगर आप जो है वो किसी पाकिस्तान से भी अगर आप किसी अच्छे इदारे में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान से बाहर ही काम कर रहे हों, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, किस एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर रहे थे। कहाँ बैठे हैं इससे फ़र्क कम पड़ता है, लेकिन आप कहाँ जो है वो किसके साथ काम कर रहे थे उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हाल अलबत्ता अगर आप जैसे यूके में काम कर रहे थे, तो यूके से हायर करना आसान है। उनको पता है कि जी ये बंदा यूके में है, इंग्लिश बोलता होगा, इसकी कम्युनिकेशन ठीक होगी, ऑलरेडी गोरों के साथ और दूसरों के साथ थ्री सिटी के साथ काम करता होगा। तो ये तमाम चीज़ें कंसिडर की जाती हैं जॉब देने से पहले। वीज़े का इससे ताल्लुक नहीं है, वीज़ा मिलने में आसानी या परेशानी का इससे कोई लेना-देना नहीं है। ठीक है, ये बड़ा बेहतरीन है कि आप अपने आप को डेवलप इस तरह करें कि यू यू बिकम इंटरनेशनल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस की कोशिश करें अगर आ सकता है। और ये बड़ा डिपेंड कर रहा होता है कि आपका एक्सपोज़र किस तरह का है ड्यूरिंग द जॉब। तो ये एक क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द कंपल्सरी एज फॉर किड्स स्कूलिंग इन न्यूज़ीलैंड? कंपल्सरी एज 5 किड्स स्कूलिंग 5 5 ईयर। ईयर। अच्छा। और एज रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई फॉर इमिग्रेशन, एज रिक्वायरमेंट्स, एज इन। वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ना पॉइंट सिस्टम में। जी तो जी। 55 से अगर आप ऊपर हैं तो वो फिर आप नहीं है एलिजिबल। 55 से अगर आप नीचे हैं तो मैं दोबारा दिखा देता हूँ अगर अगर ज़रूरत महसूस हो रही है तो हमने ये दिखाया था पॉइंट सिस्टम, पॉइंट टेबल। तो अगर आपकी एज 55 से कम है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आपकी एज जो है वो 20 से 39 साल है, 40 से 44 साल है, आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो जो पॉइंट्स आप ये देखें चेंज होते हैं। अगर आपकी एज 20 से 39 है तो आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, और फिर इसके अलावा 55 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपके पॉइंट्स कम होते जाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इस तरह देखती है कि आपके पास जो है वो कितना टाइम है न्यूजीलैंड को देने के लिए, आप कितना मेहनत यहाँ कर सकते हैं आप रिटायर होने से पहले, क्योंकि 65 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाते हैं। तो अगर आप 55 साल से लेके 65 साल, आपके पास 10 साल होते हैं न्यूज़ीलैंड में काम करने के लिए। अगर आपकी एज जो है वो 40 साल है तो आपके पास 25 साल हैं, आप 25 साल काम कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से वो देखते हैं कि किसको हमने बुलाना है। बेहतरीन। एज लिमिट फॉर पीएचडी आई थिंक पहले आंसर हो गया है कि कोई एज लिमिट नहीं है।
अच्छा, एक और क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कि है, आई एम स्टडिंग बीएस एग्रीकल्चर। इसमें मेरा भी क्वेश्चन था क्योंकि वी सी न्यूजीलैंड एज यू नो काइंड ऑफ एग्रीकल्चर कंट्री और इस तरह करके, और ख़ास तौर पे जो है तो आप न्यूजीलैंड को एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कुछ बता दें। शुक्रिया। मतलब पूछना चाह रहे हैं कि मैं बीएस एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, आप एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कुछ बता सकते हैं उधर? यहाँ पे तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, मेरी फील्ड नहीं है, मैं इसलिए ज़्यादा उसमें टेक्निकल बात नहीं करूँगा। मगर इतना आपको बता सकता हूँ कि न्यूजीलैंड की जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी और फूड के ऊपर ही खड़ी है। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस रिसर्च हो रही है इसके अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूरे पूरे इसके रिसर्च सेंटर्स हैं। मैसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा लीड करती है एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो पीएचडी करने आए थे वो एग्रीकल्चर की फील्ड में वो मैसी यूनिवर्सिटी के अंदर आए थे। तो और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफ़र करती हैं इसके अंदर एरियाज़ ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़। लेकिन बड़ा एक रिच और बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है न्यूज़ीलैंड का ये। फूड सेक्टर जो है वो पूरा का पूरा न्यूज़ीलैंड में एग्रीकल्चर एंड फूड ये बड़ा पावरफुल सेक्टर है और सबसे ज़्यादा जो इनकम है और बजट्स हैं वो इन्हीं के पास हैं। बिल्कुल, आई ऑल्सो रिमेंबर एक पाकिस्तानी स्टार्टअप वाज़ वर्किंग वेरी बिग इन न्यूज़ीलैंड। काउलर थे, ये काउज़ के गले में वो पहनाते थे एक सेंसर बेस्ड कॉलर, और दे यू नो उसको बाकायदा उसका बिहेवियर वगैरह के गेटिंग यू नो उसके बारे में। काउलर पाकिस्तानी स्टार्टअप था, जो थे नौजवान उनका। आई थिंक यू ऑल्सो नो देम, जो उधर न्यूज़ीलैंड में उन्होंने किया प्रोजेक्ट। तो अच्छा, जी। इफ अच्छा, if a partner wife has MA Urdu degree, what are the job options for her? एमए उर्दू। MA Urdu, हम। हुँ। अ, अगर उन्हें इंग्लिश आती है तो मेरे ख़्याल में ट्रांसलेशन की जॉब्स वग़ैरह मिल सकती हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री में। जॉब्स तो मिल ही जाएँगी कुछ ना कुछ लेकिन ये है कि अ, कम्युनिकेशन के लिए जो नॉर्मल जो आपको अगर इंग्लिश कन्वर्सेशन आपकी ठीक है, तो जॉब तो यहाँ पे बहुत सारी हैं जो मतलब कुछ भी कर सकती हैं, यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। ठीक। अच्छा, ये कंपल्सरी एज फॉर किड्स, ये तो आई थिंक 5 इयर्स अभी उन्होंने बताया, और एनी एज रिस्ट्रिक्शंस, मतलब कोई एज रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं किड्स के स्कूल? 5 ईयर से पहले बच्चे किंडी में जा सकते हैं अगर आप भेजना चाहें तो। और अगर आप ना भेजना चाहें, उनको खुद होम स्कूलिंग कराना चाहें तो वो भी ठीक है। लेकिन 5 ईयर से पहले बच्चे को स्कूल में एडमिट नहीं करते। अच्छा, व्हाट इज़ द मिनिमम जीपीए रिक्वायर्ड फॉर द पीएचडी? पीएचडी के लिए तो देखिए कोई लिमिट नहीं है, ये यूनिवर्सिटी और सुपरवाइज़र करते हैं। स्कॉलरशिप के लिए बड़ी हाई होती है। स्कॉलरशिप अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो कुछ यूनिवर्सिटी 3.7 माँगती हैं, 3.8 माँगती हैं। यू नो एट लीस्ट 3.5 एंड अबव तो आपको जो है ना वो सुपरवाइज़र जो है वो देख रहे होते हैं। तो आपका जैसे-जैसे जीपीए कम होती जाती है, वैसे-वैसे आपका चांस कम होता जाता है। देखिए आप इस बात को समझें, यू आर वन ऑफ द थाउज़ेंड्स, आप हज़ारों में से एक हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे उनके पास हज़ारों लोग आते हैं, रोज़ाना सैकड़ों एप्लीकेशंस आती हैं, उनको सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट करना होता है। अब उनके पास अगर 5 एक सुपरवाइज़र के पास 5 पीएचडी की जो है वो स्लॉट्स होती हैं, तो उसमें 5 को रख सकता है वो। तो आपको यू हैव टू बी वन ऑफ द 5। तो अब जैसे-जैसे आपकी जीपीए कम होती जाएगी, वो वैसे-वैसे चांस आपका कम होता जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट कोई बाउंड्री लाइन नहीं है एडमिशन के लिए कि वो, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है, तो वो मेरे ख़्याल में एक सर्टेन जीपीए से नीचे एडमिशन ही नहीं देते। तो वो एडमिशन ऑफिस वैसे ही मना कर देता है कि जी जीपी मिनिमम इतनी होनी चाहिए। उसके लिए आप ये करें कि जो यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी आप जाएँ, उनकी वेबसाइट्स को चेक करें और उनका जो एडमिशन का जो पेज है, वो उनका क्राइटेरिया चेक करें। उसमें बड़ी डिटेल में चीज़ें बताई होती हैं कि जी जीपीए की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हैं और बाकायदा एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का एक पेज होता है तमाम यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर। उसको आप जाएँ, उसमें देखें, उसमें ज़्यादातर सवालात के जवाबात दिए हुए होते हैं। इसके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट या कोई ब्लैंकेट रूल नहीं है। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और सुपरवाइज़र टू सुपरवाइज़र वेरी कर सकता है। की आवाज़ चली गई, सॉरी, माइक आपका म्यूट है। हाँ, हाँ जी। हुँ। ये एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंस फॉर मास्टर्स? इज़ देयर एनी ऑप्शंस like we have for UK and Australia, to pay some percent of fee from Pakistan and remaining to paid in installments? कि हम कोई टोटल एक्सपेंस कितना है, और कोई ऑप्शन ऐसी है कि हम कुछ पोर्शन पे कर दें, आई थिंक दे वांट टू से लाइक यूके और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और बाकी हम बाद में इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकें। और लास्ट क्वेश्चन, मिनिमम सीजीपीए रिक्वायर्ड फॉर द मास्टर्स, के जो बैचलर्स
में कितना सीजीपीए हो कि वो मास्टर्स के लिए एलिजिबल? वो दूसरा वाले का तो मैं पहले देता हूँ कि वो उसमें कोई स्पेसिफिक वो रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एडमिशन टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से देखती है कि हाँ जी हमने 3.2 3.5। लेकिन ये है कि अगर अबव 3.2 होगी तो आपका चांस ज़्यादा होगा। अबव 3 में भी वो मोस्ट लाइकली शायद कुछ यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लें। बिलो 3 होगी तो थोड़ा सा ज़रा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन ये वेरी करता है, इट्स ऑल अबाउट योर लक एंड द टाइमिंग, कि वहाँ पे उनके पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं और आप कितने लोगों के साथ compete कर रहे हैं। दूसरा जो फ़ीस की बात की है, तो देखें मैंने पूरा चार्ट प्रेज़ेंट किया था थोड़ी देर पहले, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अगर उसकी जो है वो उससे मतलब फ़ायदा हो सकता है। तो उसमें अगर आप उसको ऐड करेंगे जो फ़ीस है उसको और प्लस जो खर्चा है आपका रहने का, तो आपको टोटल जो है एक्सपेंस का आइडिया हो जाएगा। तो अगर आप जो है वो मैं ये बस शेयर करने लगा हूँ। देखें, ये जो टेबल था अभी शेयर किया था हमने थोड़ी देर पहले। तो मास्टर्स जो है वो फ़ीस उसकी जो है वो 45 अ, 45 जो है वो $1000 से लेकर $50,000 तक न्यूज़ीलैंड डॉलर है, जो कि तकरीबन 75-80 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। और बाकी जो रहने का खर्चा है वो हमने डिस्कस किया था। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आपका ये महीने का इतना है, 2500 से $3000, और फिर आप साल का खुद ही कैलकुलेट कर लें कितना होगा। तो अगर आप इसको टोटल लगाएँगे तो 50,000 वो और तकरीबन 30,000 ये रख लें, 35,000, तो तकरीबन 80,000 न्यूज़ीलैंड डॉलर तक हो जाते हैं, जो कि तकरीबन सवा करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, अगर आप सेल्फ फंडेड आ रहे हैं। और अगर आप को है किसी जो है वो अ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से लेवल 8 की कोई जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लेते हैं, वो थोड़ा-सा शायद सस्ता पड़ जाए, उसमें आपको $15,000-20,000 फीस में बच जाएँ। लेकिन वो भी फिर भी कम से कम आपको जो है वो 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा आपको मिनिमम उसके अंदर आपको रखना पड़ेगा ज़हन में, इस वक़्त क्योंकि करेंसी बहुत ज़्यादा गिर गई है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल का पहला पार्ट। अब आते हैं पहले सवाल के दूसरे पार्ट पे, वो इंस्टॉलमेंट वाली जो आपने बात की थी। देखिए वो यूनिवर्सिटी जो है वो देने के लिए तैयार हो जाती है रियायत, और वो पहले दे भी देती थी, इमिग्रेशन नहीं मानती। इमिग्रेशन जो है वो कहती है कि जी पूरे पूरे साल की जो फीस है ना, वो आप जो है वो जमा कराएं, तो फिर हम आपको जो है वो वीज़ा देंगे साल का। तो उसके लिए आपसे वो पूरी की पूरी जो साल की फीस है वो मांगते हैं उसमें। लेकिन एक आसानी वो आपको ये देते हैं कि आप फीस दिखा दें कि मेरे पास ये फीस है, और फिर आप एडमिशन अप्लाई कर दें, फिर आप वीज़ा भी अप्लाई कर दें। फीस अभी आपको जमा नहीं करानी। ना आपने मास्टर्स की फीस यूनिवर्सिटी को जमा करानी है, ना आपने मास्टर्स की फीस इमिग्रेशन को जमा करानी है। आपको एडमिशन भी मिल जाएगा, एक मिनिमम फीस आप उनको एक आई थिंक $1000 या $1500 जमा करा दें, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। उसकी बेस पे यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर दे देगी, वो आप वीज़ा अप्लाई कर दें। वीज़ा आपको इन प्रिंसिपल ग्रांट हो जाता है। जब आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए इन प्रिंसिपल, फिर इमिग्रेशन आपको कहती है कि जी हमने आपको इन प्रिंसिपल वीज़ा दे दिया है, अब आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें। फिर हम आपको वीज़ा लेबल दे देते हैं आपके पासपोर्ट पे, ताकि आप आ जाएँ। तो आसानी ये है कि वो पैसे आपको जब तक नहीं देने, जब तक कि आपका वीज़ा ना लग जाए। तो ये सबसे अहम बात है। अगर आपको ये खतरा है कि जी पैसे जमा करा देंगे, फिर वीज़ा नहीं लगा तो क्या होगा? न्यूज़ीलैंड गवर्नमेंट या इमिग्रेशन ये बड़ी आसानी आपको देती है कि आप वो फिर पैसे अपने पास रखें। आप खाली उनको दिखा दें कि ये बैंक अकाउंट है, इसमें यहाँ रखे हुए हैं, ये मेरे पास पैसे मौजूद हैं। और उसके बाद जब आपका वीज़ा लग जाए और तो फिर आप फीस जमा करा के उनको सबूत जमा करा दें, वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। सही। तो लास्ट 2 क्वेश्चन हम लेते हैं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, बट यू कैन पोस्ट अ क्वेश्चन इन द कमेंट्स, और वकार भाई आंसर करते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, ही विल ट्राई। तो अभी एक क्वेश्चन है कि प्लीज क्लियरली गाइड दैट द process for degree attestation is quite expensive in New Zealand. Please elaborate a little how to get PR, chances of PR, and how much total expenses are needed specifically for PhD. 3 questions. ये मैं I तमाम think क्वेश्चंस के जवाब दे चुका हूँ। तो मेरे ख़्याल में जिनका ये क्वेश्चन है वो इस वीडियो को मेरे ख़्याल में दोबारा से इसको रिवाइंड करके देखें, अभी पोस्ट हो जाएगी ग्रुप पे। तो इनके तमाम सवालात के जवाब इसमें मौजूद हैं। क्योंकि ये काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन है और बहुत सारे हैं, तो इसको मैं अभी वक़्त की किल्लत की वजह से हम दोबारा से कवर नहीं करते। अच्छा, पोस्ट डॉक के बारे में वो एक क्वेश्चन आया, तो आई वुड लाइक कि ये पहले नहीं आया हमारे पास। पोस्ट डॉक, व्हाट विल बी द एज लिमिट और सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन है पो हमारा पोस्ट डॉक। पोस्ट डॉक जो है वो यहाँ पर हैं कुछ फ़ील्ड्स में फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद हैं।
कुछ एरियाज़ के अंदर, ख़ासतौर पे एनर्जी सेक्टर के अंदर है, और कुछ और भी सेक्टर्स हैं जहाँ पे पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, बहुत कम होती हैं। तमाम जो है वो डिपार्टमेंट में मैक्सिमम ऐसा होता है कि एक-एक फैकल्टी में या एक-एक डिपार्टमेंट में एक-एक पोस्ट डॉक या समथिंग लाइक दैट ऐसा होता है जो वो रिक्रूट करते हैं। तो जनरली ये है कि वो बहुत कम आती हैं और वो सुपरवाइज़र्स के पास होती हैं, और सुपरवाइज़र्स से अगर आप राब्ते में हैं, उनके साथ आपका नेटवर्क है, तो आपको मिल जाती हैं। और उसमें वो डायरेक्टली वो जॉब की तरह होती हैं। उसका वीज़ा जॉब की तरह आपको वर्क वीज़ा चाहिए होता है, और आपको जो है वो उसकी सैलरी मिलती है पूरी। जैसे वर्क मिलती है तो 80,000 से लेके 85,000 न्यूज़ीलैंड डॉलर उसकी जो है वो सैलरी होती है, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है पोस्ट डॉक का। तो वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, और सीख जो हमने शेयर की थी पहले, थोड़ी देर पहले वेबसाइट, उसके ऊपर आप सर्च करते रहें, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी तो वो टाइम टू टाइम आती रहती हैं। मैंने भी कुछ पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटीज़ शेयर की हैं ग्रुप पे रिसेंटली। तो इस तरीके से और मज़ीद आती रहेंगी तो हम ग्रुप पे शेयर करते रहेंगे। ठीक है जी, बेहतरीन। आई थिंक वी शुड गो टुवर्ड्स द एंड। हम पहले ही हमारा प्लान 1 आवर का था, बट वी वेंट अबव इंटरेस्टिंग। आई वुड से कि ये लेक्चर एक बार ज़रूर देखें, बिकॉज़ आई आल्सो फील कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आज के ये थे, आपके लिए ईज़िली अवेलेबल है कि और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज जब हैं तो डू गो फॉर दैट। तो एट द एंड वकार भाई बहुत शुक्रिया आपका। आई नो दैट यू आर आल्सो क्वाइट गुड इन, आई थिंक नाउ इन लैंग्वेज देयर, तो उसके बारे में बताते हुए ज़रूर एंड करते हैं इस लेक्चर को। थोड़ा वो भी बोल के आपने हमें बताना है एट द एंड जो आप सीख रहे हैं, और वो क्या लैंग्वेज है न्यूजीलैंड की जो आप हाँ, न्यूज़ीलैंड की जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। तो न्यूज़ीलैंड में जो यहाँ की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो है माओरीज़। तो माओरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है तेरेओ। तो तेरेओ लैंग्वेज जो है वो आपने ज़्यादातर जो न्यूज़ीलैंड में वर्ड्स देखे होंगे और नाम देखे होंगे, वो एक इंग्लिश के आपको नहीं लगेंगे। तो वो तेरेओ लैंग्वेज के हैं। तो मैं यहाँ पे न्यूज़ीलैंड में 2 साल तेरेओ जो है वो भी सीखी है, और थोड़ा बहुत उससे मुझे मतलब फ़ायदा हुआ है, उससे कल्चर को समझने में और लोगों के साथ कनेक्ट होने में आसानी होती है। तो वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ आ जाते हैं और यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, तो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि वो ज़रूर सीखें, और उससे उनको अवेयरनेस मिलती है, और लोकल जो है वो एथनिसिटीज़ के साथ और यहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, उनके साथ कनेक्ट करने में आसानी होती है, कन्वर्सेशन में आसानी होती है, और बहुत आपको एक कल्चरल अवेयरनेस होती है। तो उसके ऊपर हम एक सेपरेट किसी दिन बात करेंगे, अगर हमें मौका मिला तो, तेरेओ माओरी लैंग्वेज के ऊपर। लेकिन वो बड़ी मज़ेदार और बड़ी मीठी लैंग्वेज है, और बड़ी मुझे पसंद है, और बड़ी आसान जो है वो ज़बान है, कि उसके अंदर सिलेबल इतने सारे नहीं होते, जैसे इंग्लिश में 26 होते हैं, उर्दू में 38 39 होते हैं। तो उसके अंदर बड़े थोड़े ही होते हैं, 14-15 ही होते हैं। तो वो इसीलिए आप देखें उसमें रिपीट हो रहे होते हैं वर्ड्स। अगर जिन लोगों ने ऑलरेडी न्यूज़ीलैंड पे रिसर्च की है, तो वो बार-बार उन्हीं लेटर्स को और उन्हीं वर्ड्स को रिपीट करते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन बड़े कम हो जाते हैं। अगर आप लेटर्स की तादाद कम कर दें, तो कॉन्सोनेंट्स भी बड़े कम हैं, और वोवेल्स भी वो 5 ही हैं। तो इसलिए जो ना वो आप उसको लैंग्वेज को जो है वो उसमें बड़ी एक रिपिटेशन आपको सुनाई देती है, लेकिन जब आप सीख लेते हो तो आपको वो समझ में आती है। बिल्कुल, वो कुछ हम देखते भी रहते हैं मूवीज़, ख़ास तौर पे वो हाका और इस तरह की जो इनका है बड़ा मशहूर, और रॉक की जो थी मूवी, उसके में भी वो कुछ जो थे इस तरह करके वहाँ जाते हैं, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट दैट थैंक यू सो मच वकार भाई अगेन एट द एंड। बेहतरीन किस्म का था, और आई होप ये वीडियो मौजूद है। You can look for the answers जिनके आंसर्स रह गए, बट इफ स्टिल यू कैन नॉट फाइंड, यू कैन स्टिल कमेंट, और उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ही कैन आंसर when he will get the time, because he has a big job to do as well, but he will answer due course of time. तो एट द एंड मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला और इसके बारे में बताया, और आई होप कि सुबह सवेरे लोगों ने उठ के कुछ काम की चीज़ सीख ली होगी। जो अभी पहुँच रहे हैं वो लेक्चर अगेन देख सकते हैं। तो प्लीज़ वी विल एंड द लेक्चर आफ्टर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। बहुत शुक्रिया, जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी, थैंक यू सो मच। तो डू यू स्टिल वांट मी टू कंक्लूड एनीथिंग, और जी बिल्कुल, लोगों को ज़रूर एडवाइस करें, नौजवानों को, और देन वी एंड इट।
हाँ, तो मैं देखें आखिर में यही कहूँगा कि न्यूज़ीलैंड को रखें अपने डेस्टिनेशन में। न्यूज़ीलैंड बहुत प्यारी जगह है और बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी पुरसुकून है। न्यूज़ीलैंड में आप देखें यहाँ पे जब कोविड आया था तो तकरीबन सारी दुनिया बंद थी, न्यूज़ीलैंड खुला हुआ था और बाद में भी आगे जाने वाले वक़्तों में भी दुनिया में काफ़ी जो है ना वो स्टेबिलिटी के मसाइल हैं। फूड शॉर्टेजेस हैं, वाटर शॉर्टेजेस हैं और बहुत सारे मामलात हैं। तो अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर सोचिएगा कि आप नेक्स्ट 10 ईयर, 20 ईयर्स के हवाले से ज़हन में रखिएगा कि वो रीजन्स जो ज़्यादा ज़ाहिर है स्टेबल होंगे और वो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे आपके लॉन्ग टर्म जो है वो सेटलमेंट के हवाले से। तो न्यूज़ीलैंड इज़ वन ऑफ दोज़ लोकेशंस। तो इसको लोग ज़्यादा कंसीडर नहीं करते, दूर बहुत है। लेकिन मैं इन लोगों को एनकरेज करता हूँ कि यहाँ आएँ, बड़ी खूबसूरत जगह है, रहें। थोड़ा-सा ज़रा मुश्किल है यहाँ पे पहुँचना, लेकिन जो लोग पहुँच जाते हैं वो आई थिंक दे एन्जॉय। और न्यूज़ीलैंड की ख़ास बात एक और भी है कि जब यहाँ आ जाते हैं और यहाँ के रेज़िडेंट हो जाते हैं, आप यहाँ के सिटीज़न हो जाते हैं, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ से आपको वर्क अलाउ होता है ऑस्ट्रेलिया में भी। तो यू ऑल्सो गेट टू गेट द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया एज़ वेल। तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया भी खुल जाता है न्यूज़ीलैंड के साथ-साथ लॉन्ग टर्म में। तो ये तो मेरा हो गया कंक्लूडिंग रिमार्क रिगार्डिंग टू माय सेशन। बाकी है कि इसके अलावा अगर आप लोग फिर भी कोई सवालात हैं आपके, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो शो किया था, यू कैन कनेक्ट विद मी, यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस, आई विल बी प्रोड्यूसिंग मोर कंटेंट एंड वीडियोस एंड एवरीथिंग। ग्रुप के लिए भी मैं खास तौर पे बनाता रहूँगा वीडियो, स्कॉलरशिप के हवाले से उस पे पोस्ट करता रहूँगा। उसको भी आप बताएँ, फीडबैक दें, उसको हम इंशाल्लाह इम्प्रूव करते रहेंगे वक़्त के साथ-साथ। और इस तरह के मज़ीद सेशंस हम जो है वो डॉक्टर साहब के साथ मिलके फ़र्दर ऑर्गनाइज़ करेंगे और हम एक-एक टॉपिक को हम इसमें डिटेल में भी अगर लोग फ़रमाइश करते हैं, उनकी डिमांड आती है, तो हम इसको फ़र्दर एक्सपेंड कर लेंगे। जैसे हम एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वीज़ा के ऊपर एक सेपरेट सेशन रख लें और मुख्तलिफ हम सेशंस को प्रोफ़ेशंस को कवर करें कि वो उनको जॉब कैसे मिल सकती है, डॉक्टर्स को जॉब कैसे मिल सकती है, इंजीनियर्स को जॉब कैसे मिल सकती है, आईटी वालों को जॉब कैसे मिल सकती है। वो पूरे-पूरे एक सेपरेट सेशंस हैं, तो अगर लोग कहेंगे तो हम उसको जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब के पास टाइम है और मेरे पास टाइम है तो हम इंशाल्लाह इस पे हम करते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी डॉक्टर साहब और बाकी बैक टू यू। थैंक यू जी। ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच वकार भाई। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।